ओके, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर एवरीवन। और आज के लेक्चर में हम सिंगल कंपोनेंट यूनिवर्सेस की स्टडी करेंगे। सिंगल कंपोनेंट यूनिवर्सेस क्या होती हैं? ऐसे यूनिवर्सेस होते हैं इसके अंदर हम ऐसे इमेजिन करेंगे कि यूनिवर्स के अंदर सिर्फ एक ही कंपोनेंट है। यानी हम सोचेंगे पहले कि यूनिवर्स के अंदर सिर्फ मैटर होता तो क्या होता, सिर्फ लाइट होती तो क्या होता, सिर्फ एक ही तरीके का कर्वेचर होता और कुछ भी ना होता तो क्या होता। ऐसे हाइपोथेटिकल यूनिवर्सेस को हम कहते हैं, इनकी स्टडी करने को हम कहते हैं कि हम सिंगल कंपोनेंट यूनिवर्सेस की स्टडी करेंगे, क्योंकि हम एक कंपोनेंट को चुन लेते हैं और इमेजिन करते हैं कि अगर यूनिवर्स में सिर्फ यही होता तो क्या होता। बात ये है कि ये असल में एग्जिस्ट नहीं करते इस तरीके के यूनिवर्सेस हमारे, क्योंकि आप पहली बात तो ये है कि हमारा एक ही यूनिवर्स है जहाँ तक हम जानते हैं। मल्टीवर्स की स्पेकुलेशन भी है, बट सो फार एज वी नो कि हमारा एक यूनिवर्स है और हमें पता है कि हमारे यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैटर, डार्क एनर्जी और ये सब कुछ है हमारे। तो इन सबको कंबाइंड करके जब हम स्टडी करेंगे तो हम अपने असल यूनिवर्स की स्टडी करेंगे। बट एज ऑलवेज इन फिजिक्स यू हैव टू स्टार्ट सिंपल and then we keep complicating stuff until we get to the real deal। तो अब हम बस वही करने जा रहे हैं। ये हमें असल असल जब हमारे यूनिवर्स की स्टडी हम करेंगे उसके लिए ये हमें हेल्प करेगा। तो विदाउट फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट। तो पहले जो जिस कंपोनेंट की हम बात करेंगे वो होगा कि अगर यूनिवर्स के अंदर सिर्फ कर्वेचर होता और कुछ भी ना होता तो क्या होता। सिर्फ कर्वेचर का क्या मतलब है कि यूनिवर्स के अंदर कोई एनर्जी डेंसिटी ना होती किसी भी किस्म की, ना डार्क एनर्जी, ना मैटर, ना रेडिएशन, ना डार्क मैटर, कुछ भी नहीं। बस यूनिवर्स के अंदर कर्वेचर होता तो क्या होता है। अब ऐसे कभी भी किसी भी यूनिवर्स की स्टडी करनी हो ना तो आप फ्रीडमैन इक्वेशन से हमेशा शुरू करते हैं। तो फ्रीडमैन इक्वेशन क्या कहती है? ए डॉट ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई जी ओवर 3 c स्क्वायर ई ऑफ टी, तमाम एनर्जी डेंसिटीज इसके अंदर है, माइनस कैपा सी स्क्वायर ओवर आर नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखिए हम एक ऐसे यूनिवर्स की स्टडी कर रहे हैं जिसके अंदर कोई एनर्जी डेंसिटी नहीं है। इसका मतलब ई जो है ये इस यूनिवर्स की जीरो है, तमाम एनर्जी डेंसिटीज को हमने निकाल के फेंक दिया। और ये ऐसा यूनिवर्स अगेन होता नहीं है, ये हमने खुद इमेजिन किया। तो ये हमारी फ्रीडमैन इक्वेशन क्या बन जाएगी? ए डॉट ओवर ए स्क्वायर इक्वल्स माइनस कैपा सी स्क्वायर ओवर आर नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है ना? तो इसके अंदर ये है कि कर्वेचर की भी अब तीन किस्में होती हैं। कर्वेचर की कौन कौन सी किस्में होती हैं? एक तो होता है कैपा इज इक्वल टू जीरो। तो चलें पहला हम केस देख लेते हैं कैपा इक्वल जीरो का। एक दूसरी किस्म जो होती है वो वन वाली होती है, तीसरी किस्म -1 वाली होती है। इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। तो कैपा इक्वल जीरो का मतलब होता है कि अगर हमारा यूनिवर्स फ्लैट होता तो क्या होता। तो चलें यूनिवर्स को देखते हैं फ्रीडमैन इक्वेशन हमें क्या देती है। इस इक्वेशन के अंदर हम कैपा अगर जीरो पुट कर लें तो हमारे पास क्या आता है? ए डॉट ओवर ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। क्योंकि अब अगर हम कैपा पुट कर लें तो ये पूरी साइड जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो उसके बाद क्या हमारे पास आ जाएगा? इसको अब हमें सॉल्व करना है। ये हो जाएगा ए डॉट, अब दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, ए डॉट ओवर ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो। स्क्वायर रूट लेने का क्योंकि ज़ीरो का स्क्वायर रूट ज़ीरो ही होता है। और इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास हो जाएगा ए डॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि ए जब ज़ीरो से जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो इंटू ए वो ज़ीरो दे देगा। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या कहती है कि डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते होते हैं? इंटीग्रेट कर देते होते हैं। और एक डेरिवेटिव का जब इंटेग्रल लिया जाए किसी भी कांस्टेंट का, जब जीरो जैसे कांस्टेंट है किसी भी कांस्टेंट का जब इंटेग्रल लिया जाए तो वो किस चीज़ के बराबर आता है? वो कांस्टेंट हो जाता है। अगर जीरो का इंटीग्रल लिया जाए तो वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। और इधर से डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रल जो होता है वो एंटी डेरिवेटिव होता है। तो ये हमारे पास ए आ जाएगा किसी कांस्टेंट के बराबर। अब उस कांस्टेंट को हम कोई भी नाम दे सकते हैं। लेट मी कॉल दिस कांस्टेंट सी। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू सी आ गया। यानी ये हमारा एक ऐसा यूनिवर्स है जिसका स्केल फैक्टर टाइम में वेरी नहीं कर रहा। स्केल फैक्टर क्या है? इधर कांस्टेंट है। और स्केल फैक्टर क्या बताता है कि यूनिवर्स का जो साइज है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। और इट मेक्स सेंस ना, कि क्योंकि यूनिवर्स में कुछ है ही नहीं, ना मैटर, ना एनर्जी, ना कुछ। तो क्या है जो यूनिवर्स को के स्केल फैक्टर को वेरी करवाएगा? और इसकी देखें ना, स्केल फैक्टर की जो वेलोसिटी है वो भी जीरो है। इसका मतलब एक्सपेंशन की कोई वेलोसिटी भी नहीं है, एक्सपेंशन वेलोसिटी जीरो है और इसका साइज फाइनाइट है।
तो लेट सपोज कि आज ऐसे ही, अब ये टाइम का फंक्शन होना चाहिए था बाय डेफिनेशन, तो a ऑफ t इज इक्वल्स टू c। तो अगर हम इसके अंदर इनिशियल कंडीशंस कोई डालें, बल्कि इसमें इनिशियल कंडीशन भी डालने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे ही ले लें, तो ये हमें एक ऐसा यूनिवर्स बता रहा है जो कि फ्लैट है और उसका साइज कांस्टेंट है, उसका साइज चेंज नहीं हो रहा। तो दिस मेक्स सेंस बिकॉज देयर इज नथिंग इन द यूनिवर्स टू मेक इट फास्ट और स्लो और टू एक्सपैंड इट। तो इस वजह से अब चले हम एक और केस देखते हैं, ए डॉट ओवर ए। कर्वेचर पॉजिटिव भी तो हो सकता था यूनिवर्स का, तो कैपा इक्वल्स +1 वाला केस देखते हैं, केस 2। तो हम वापस अपनी फ्रीडमैन इक्वेशन को अपनी असली हालत में लिखते हैं, ए डॉट ओवर ए स्क्वायर इक्वल्स माइनस कैपा सी स्क्वायर ओवर आर नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हमने अपनी फ्रीडमैन इक्वेशन लिखी। अब देखें, अगर तो कैपा को मैं +1 के बराबर डाल दूं, तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, ए डॉट ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस, और ये +1 हो जाएगा तो माइनस सी स्क्वायर ओवर आर नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। और अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ तो मेरे पास आ जाता है ए डॉट ओवर ए माइनस सी स्क्वायर ओवर आर नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर का अंडर रूट। अभी देखें, अंडर रूट के अंदर माइनस साइन है, तो ये जो यूनिवर्स है ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों ये पॉसिबल नहीं है? क्योंकि माइनस साइन अंडर रूट के अंदर आना, इमेजिनरी नंबर्स आ जाएंगे जो कि नॉन फिजिकल है। यानी हमें फ्रीडमैन इक्वेशन बता रही है कि अगर यूनिवर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कर्वेचर हो ना, और कोई एनर्जी डेंसिटी हम भी ना हो, और भी किसी किस्म की कोई एनर्जी डेंसिटी ना हो, तो हमारा यूनिवर्स कर तो यूनिवर्स के अंदर पॉजिटिव कर्वेचर पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा हम चले केस देखते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि अभी देखते हैं तो इससे पता चलेगा। केस 3 हम देखते हैं, जब कैपा की वैल्यू -1 हो, तो ये माइनस कैपा सी स्क्वायर ओवर आर नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। ये मैंने फ्रीडमैन इक्वेशन लिखी है एनर्जी को 0 डालकर। तो कैपा अगर मैं -1 ले लूँ तो ये -1 +1 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर ओवर आर नॉट स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब देखें, इसके जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो रियल सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट करेगा। तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड पे, तो मेरे पास आ जाएगा ए डॉट ओवर ए इक्वल सी ओवर आर नॉट ए। ठीक है ना, इधर स्क्वायर, तमाम चीज़ों को स्क्वायर था तो सारे स्क्वायर ही खत्म हो गए स्क्वायर रूट लेने की वजह से। इधर जो a है वो इस a से कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास a डॉट आ रहा है, a डॉट इक्वल c ओवर आर नॉट। अब देखें, c भी कांस्टेंट है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। इधर ऊपर मैंने कांस्टेंट के तौर पे लिया था, मगर अब जो c है वो स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट है और आर नॉट भी कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि एक ऐसा यूनिवर्स पॉसिबल है जिसके अंदर नेगेटिव कर्वेचर हो, एक हाइपरबॉलिक किस्म का यूनिवर्स। और मैंने बताया था कि हाइपरबॉलिक यूनिवर्स को इमेजिन नहीं किया जा सकता, बट whatever the geometry is physical, we don't care about that. A डॉट जो है, यानी इसकी जो एक्सपेंशन की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, यानी अगर ये एक्सपैंड कर रहा है तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से सारी जिंदगी ये यूनिवर्स हमारा एक्सपैंड करता जाएगा, करता जाएगा। दैट्स गुड। तो एक तो हमें ये पता चल गया कि नेगेटिवली कर्व्ड यूनिवर्सेस पॉसिबल हैं इवन विदाउट एनी टाइप ऑफ एनर्जी डेंसिटी। अब इसको स्केल फैक्टर के लिए सॉल्व करते हैं, तो इफ वी सॉल्व इट फॉर स्केल फैक्टर, तो इधर हम लिख सकते हैं डी ए बाई डी टी, क्योंकि जो डॉट्स होते हैं हमारी नोटेशन में, ए डॉट इज इक्वल टू डी ए बाई डी टी है ना। तो इसको अगर हम लिखें डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू सी ओवर आर नॉट, और डी ए को मैं इधर ही रहने देता हूँ और सी ओवर आर नॉट डी टी को मैं उधर ले जाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ से इधर तो हमारे पास ए ऑफ टी आ जाएगा, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आएगा, सी ओवर आर नॉट, और डी टी का इंटीग्रल होता है टी। मगर साथ हमें इंटीग्रेट जब भी करते हैं तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता होता है। तो इधर स्पीड ऑफ लाइट को तो सी शो कर रहा है, तो मैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या लूँ, मैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लेता हूँ, लेट्स सपोज हम सी डैश इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लेते हैं। तो इसमें मिक्स नहीं करना, सी स्पीड ऑफ लाइट है, सी डैश जस्ट इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी डैश। अब क्या है कि हमारी कंडीशन क्या लगाएंगे, देखें हमारा बिग बैंग कॉस्मोलॉजी के मुताबिक यूनिवर्स 0 साइज से शुरू हुआ था, है ना। कांस्टेंट्स को फाइंड करने के लिए हमें इनिशियल कंडीशंस देनी पड़ती हैं। तो यानी जब t इक्वल 0 था, क्योंकि t इक्वल 0 पर बिग बैंग हुई थी, तो उस टाइम यूनिवर्स का साइज भी 0 था, a भी 0 के बराबर होना चाहिए था। तो ये हमारी इनिशियल कंडीशंस होंगी जो हम अपने इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। तो इनिशियल कंडीशंस के अंदर पुट कर देते हैं, तो एट t इज इक्वल टू 0
ए ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू सी ओवर आर नॉट, ये मैं इस साइड पर भी पुट कर रहा हूँ, इंटू ज़ीरो प्लस सी डैश। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, सी डैश भी ज़ीरो के बराबर आ जाता है। तो हमारी इनिशियल कंडीशन के मुताबिक द इंटीग्रेशन कांस्टेंट शुड बी ज़ीरो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ऑफ टी इज इक्वल्स टू सी ओवर आर नॉट ई। तो यानी हमारा जो स्केल फैक्टर का एक्चुअल साइज है वो टाइम में लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। इट मेक सेंस क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। जो वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्चुअल साइज या मोशन किस तरीके का होता है, वो लीनियर होता है इन टाइम। और एक और इंटरेस्टिंग चीज भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो सी ओवर आर नॉट है, ये किस चीज के बराबर है आखिर। जरा दोबारा अपनी फ्रीडमैन इक्वेशन की तरफ चलें, वो जो कहती थी ए डॉट ओवर ए स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस, और माइनस खत्म हो गया था क्योंकि हम कैपा वाला, कैपा इक्वल्स माइनस वन वाला केस ले रहे हैं। वो कहती है सी स्क्वेयर ओवर आर नॉट स्क्वेयर ए स्क्वेयर। और इसके अंदर जरा टी इक्वल्स टी नॉट पर जरा वैल्यू डालें, यानी टी इक्वल्स टी नॉट यानी प्रेजेंट टाइम के ऊपर जरा इस फ्रीडमैन इक्वेशन को देखें। प्रेजेंट टाइम के ऊपर ए डॉट ऑफ टी नॉट हो जाएगा, ठीक है, और नीचे ए ऑफ टी नॉट हो जाएगा, और इसका स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर ओवर आर नॉट स्क्वायर, और इधर भी ए ऑफ टी नॉट का स्क्वायर। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, अभी इस इक्वेशन से रिलेटेड एक मजेदार चीज आएगी हमारे पास, और इसका स्क्वायर। अब देखिए ए ऑफ टी नॉट तो हमने वन के बराबर लेना है क्योंकि हमारी कन्वेंशन से हमने डिसाइड किया हुआ है। तो इधर मैं ले सकता हूँ ए ऑफ टी नॉट वन को बराबर पुट कर दूँ तो ये बस सी नॉट स्क्वायर ओवर आर नॉट स्क्वायर बच जाएगा। मगर ये देखें हबल्स कांस्टेंट किस चीज के बराबर था, हमें तो ये तो हमने हबल्स पैरामीटर डिराइव किया था, वो बराबर था ए ओवर ए के, ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर टी नॉट डाल दूं, यानी इस हबल पैरामीटर को टी नॉट के ऊपर स्टडी करूं, तो सॉरी ए डॉट आना है, अगर इसको मैं इस टाइम के ऊपर, प्रेजेंट टाइम के ऊपर स्टडी करूं, तो ये वाली जो क्वांटिटी है ये हबल कांस्टेंट का ही स्क्वायर है, क्योंकि हबल्स पैरामीटर जो है ये हबल्स पैरामीटर था अपने टाइम वेरिंग फॉर्म में, और अगर हम इसमें प्रेजेंट डे के टाइम पुट करके देखें तो ये हबल्स कांस्टेंट बन जाता है। यानी हबल्स कांस्टेंट का जो स्क्वायर है वो बराबर है सी स्क्वायर ओवर आर नॉट स्क्वायर के। यानी कि हबल कांस्टेंट किस चीज के बराबर हुआ, फिर वो हुआ सी ओवर आर नॉट के बराबर। तो देखें इधर जो स्केल फैक्टर की ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास सॉल्व करके आई है, उसके अंदर भी हमारे पास क्या है, सी ओवर आर नॉट है। तो दिस इज इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है ए ऑफ टी इज इक्वल्स टू एच नॉट टी। तो इस तरीके से जो हमारा यूनिवर्स है ये वेरी कर रहा है। देखें काफी मजेदार है ये, क्योंकि अगर हम इसका डेरिवेटिव लें ए डॉट में लूं तो ए डॉट इज इक्वल्स टू एच नॉट। तो इस वाले यूनिवर्स में जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो यूनिवर्स है उसके अंदर सिर्फ कर्वेचर और नेगेटिव कर्वेचर है, उसकी जो वेलोसिटी है एक्सपेंशन की वो लिटरली हबल्स कांस्टेंट के बराबर है, यानी एग्जैक्टली बराबर है वो हबल्स कांस्टेंट के। अब यूनिवर्स की स्टडी करने के लिए ना हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अब ये हमारे पास एक यूनिवर्स आ गया है ना, अब हम इससे मजे मजे की चीजें फाइंड कर सकते हैं, और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो हमें उठाने होते हैं जब भी हम फ्रीडमैन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और किसी हाइपोथेटिकल यूनिवर्स के लिए सॉल्व करते हैं। तो कुछ फंडामेंटल सवाल हैं जो हर यूनिवर्स के लिए हमें उठाने पड़ते हैं। तो एक तो पहले हमें जो पहला सवाल होता है ना, वो ये होता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द हबल्स कांस्टेंट एंड द प्रेजेंट टाइम। तो ये हम कैसे देख सकते हैं, ये हम इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं। देखिए ए ऑफ टी नॉट जो है वो वन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन में अगर टी इज इक्वल टू टी नॉट पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, आ, ये तो नहीं, हमें ये ऊपर वाली इक्वेशन से क्या आ जाता है, हमारे पास ये आ जाता है ए ऑफ टी नॉट इज इक्वल्स टू एच नॉट ऑफ टी नॉट। अब क्योंकि ए ऑफ टी नॉट वन के बराबर है तो इसको मैं वन के बराबर पुट कर सकता हूँ। तो देखिए मेरे पास टी नॉट इज इक्वल टू वन ओवर एच नॉट आ गया। टी नॉट क्या है, वो टाइम है जो आज है, यानी एज ऑफ द यूनिवर्स भी टी नॉट है, क्योंकि टी इक्वल जीरो अगर बिग बैंग का टाइम था और टी नॉट आज का टाइम है, तो टी नॉट माइनस जीरो इज द एज ऑफ द यूनिवर्स, डेल्टा टी बन जाता है ना वो। तो एज ऑफ द यूनिवर्स इस केस में वन ओवर एच नॉट के बराबर है।
तो एक तो हम इस वाले ये जो कांस्टेंट है हमारा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी ओवर टी नॉट। तो ज्यादातर कन्वेंशन है कि स्केल फैक्टर को ना एज ऑफ द यूनिवर्स की शेप शक्ल में लिखते होते हैं, यानी टी ओवर टी नॉट वाली फॉर्म में। आगे भी जब हम यूनिवर्सेस के केसेस स्टडी करेंगे हम इसको इस तरीके से किया करेंगे। ठीक है, एक तो ये सवाल है, ये ये वैसे एक कन्वेंशन है एक सवाल से ज्यादा। तो इधर मैं एक बात आप लोगों को बताना बताना चाहता हूँ ऐसे, कि क्या ये जो हम कर रहे हैं क्या ये सिर्फ एक मैथमेटिकल क्यूरियोसिटी है कि जो हम सिंगल कंपोनेंट यूनिवर्स से स्टडी करें। एक तो मैंने आप लोगों को फायदा बताया कि जो सिंगल कंपोनेंट यूनिवर्सेस हैं ये हमें असल यूनिवर्स की डिटेल स्टडी करने में मदद करेंगे, क्योंकि वो स्टार्ट फ्रॉम सिंपल थिंग एंड देन गो टूवर्ड्स द कॉम्प्लिकेटेड थिंग। पर इसका एक और फायदा भी है, वो ये है कि अगर हमारे यूनिवर्स की डेंसिटी बहुत कम हो जाए, यानी हमारे यूनिवर्स में अगर बहुत कम मैटर हो, इतना कम मैटर, इतनी कम रेडिएशन, इतनी कम डार्क एनर्जी हो कि वो अननोटिसेबल हो, तो हम यूनिवर्स को अज्यूम कर सकते हैं ना कि इट्स ऑलमोस्ट एम्प्टी। अगर यूनिवर्स की एनर्जी डेंसिटीज जो हैं वो बहुत कम हो जाएं, एनर्जी डेंसिटी जीरो को अप्रोच कर जाएं, एग्जैक्टली जीरो ना भी हो, इस केस में तो हमने एग्जैक्टली जीरो डाला है ना, बट अगर एग्जैक्टली जीरो ना भी हो तो अगर कभी ऐसा हो जाता है कि किसी वजह से हमारे यूनिवर्स की एनर्जी डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, और अगर डार्क एनर्जी ना होती तो ऐसा ही होता एट द एंड ऑफ टाइम, क्योंकि यूनिवर्स ने इतना ज़्यादा फैल जाना था कि रेडिएशन और मैटर की एनर्जी डेंसिटी गिर के ऑलमोस्ट जीरो ही हो जानी थी। और जो डार्क एनर्जी है जिसकी एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। तो ये एक बहुत अच्छी अप्रोक्सीमेशन है ये यूनिवर्स, ऐसे यूनिवर्स की, हमारे यूनिवर्स की भी, अगर हमारे किसी टाइम पर हो सकता है कि हमारे यूनिवर्स की अगर जो एनर्जी डेंसिटीज हैं तमाम वो बहुत बहुत थोड़ी पड़ जाए। किसी को पता फ्यूचर में जाके डार्क एनर्जी की एनर्जी डेंसिटी भी गिरने लग जाए, किसी गॉड नोज फॉर व्हाट रीजन। पर ये भी मैथमेटिशियंस जो होते हैं मॉडल्स बनाते हैं ऐसे भी। तो ये इसलिए भी ज़रूरी है, तो मैंने कहा बीच में ये बात भी कर दूं। अब हम ज़रा फंडामेंटल सवालों की तरफ आते हैं, जो हमेशा जब आप किसी भी यूनिवर्स की स्टडी कर रहे हो ना आपने करना है। एक तो स्केल फैक्टर आपने उस यूनिवर्स का फ्रीडमैन इक्वेशन से निकाल लिया, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपके पास आ गई इस यूनिवर्स की। तो स्केल फैक्टर ये किस यूनिवर्स, और हर यूनिवर्स का स्केल फैक्टर मुख्तलिफ होगा। हमारा जो हकीकी यूनिवर्स का जो स्केल फैक्टर है वो टाइम के साथ किस तरह वेरी करता है वो मुख्तलिफ है। ये एक ऐसे यूनिवर्स का स्केल फैक्टर है जिसमें सिर्फ नेगेटिव कर्वेचर हो। मगर हम इससे और मज़े मज़े की काम कर सकते हैं। एक जो बड़ा फंडामेंटल सवाल हम लोग उठा सकते हैं वो ये है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्केल फैक्टर एंड रेड शिफ्ट, या फिर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड रेड शिफ्ट। क्यों ये सवाल हम करें, क्योंकि ज्यादातर जब हम चीज मेजर करते हैं ना वो रेड शिफ्ट होती है। हम ज्यादातर चीजों का स्केल फैक्टर नहीं मेजर करते, और ना ही वेलोसिटी। हम गैलेक्सीज की, जब हम गैलेक्सीज को देखते हैं तो हम ज़्यादातर रेड शिफ्ट मेजर करते हैं, ना कि वेलोसिटी गैलेक्सीज की मेजर करते हैं। तो इसलिए ये सवाल उठाना इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द स्केल फैक्टर और द, क्योंकि और स्केल फैक्टर को जब हम उसकी टाइम में एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखेंगे तो टाइम एंड एंड एनर्जी डेंसिटी, तो टाइम एंड रेड शिफ्ट का वो बन जाएगा। तो याद करें, इसका जो आंसर है वो बड़ा आसान है, कि पिछली एक वीडियो से याद करें कि मैंने ये आप लोगों को बताया था कि 1 + z इज इक्वल्स टू 1/a ऑफ t, है ना। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ये मैंने पिछली एक वीडियो में डिराइव किया था कि ये रिलेशन है स्केल फैक्टर और उसके रेड शिफ्ट के दरमियान। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इस इक्वेशन के अंदर, खास तौर पे इस इक्वेशन के अंदर, ये जो t है, ये जो टाइम आ रहा है, ये एमिटेड टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमने a ऑफ t नॉट जो था वो इसके अंदर 1 डाला था, और a ऑफ t e को हमने कह दिया था कि वो a ऑफ t के बराबर है। ठीक है, तो ये याद रखना कि इधर टाइम जो है वो टाइम ऑफ मिशन वाला स्केल फैक्टर है। तो अब इसको स्केल फैक्टर हमारे यूनिवर्स का अभी हमने ऊपर निकाला है, ऊपर से ये है, तो a ऑफ t इज इक्वल टू t ओवर टी नॉट। मगर हमें पता है कि ये वाला जो टाइम है ये एमिशन टाइम है ना। तो इसके अंदर अगर हम एमिशन टाइम डाल दें तो ये बन जाता है a ऑफ टी ई
इज इक्वल टू टी ई ओवर टी नॉट, और ये आगे हमारे पास ये आ जाएगा 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 1 ओवर टी ई ओवर टी नॉट। ठीक है, क्योंकि ये बस हमने इसके अंदर पुट कर दिया। ठीक है, ए ऑफ टी लिया, इसके अंदर ए ऑफ टी डाला, क्योंकि हमारी रेड शिफ्ट की जो इक्वेशन है वो टाइम स्केल फैक्टर मांगती है द टाइम ऑफ एमिशन, तो बस टी ई ओवर टी नॉट हो गया। और यहाँ से हमारे पास आ जाता है 1 ओवर जी इज इक्वल टू टी नॉट ओवर टी ई। यानी कि कितना बड़ा होगा स्केल फैक्टर वो एक्चुअली डिपेंड करता है विद द रेशियो ऑफ टाइम एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द टाइम एट द टाइम ऑफ इमिशन। और यहाँ से अगर हमें किसी भी गैलेक्सी की रेड शिफ्ट पता हो, देखिए हमें आज एज ऑफ द यूनिवर्स तो पता है तकरीबन 13.6 बिलियन ईयर्स है। वैसे तो ये यूनिवर्स खाली है, इसके अंदर कोई एनर्जी डेंसिटी नहीं है, पर अगर क्योंकि ये एक ऐसे यूनिवर्स की भी अच्छी अप्रोक्सीमेशन है जिसके अंदर बहुत थोड़ी एनर्जी डेंसिटी है। आप समझे कि एक ऐसा यूनिवर्स है ये जिसके अंदर एक सिर्फ आप हैं और एक दो और गैलेक्सीज हैं। अब इस गैलेक्सी को अगर आप किसी गैलेक्सी को देखते हैं और आप इसकी रेड शिफ्ट मेजर करते हैं, क्योंकि रेड शिफ्ट मेजर करना आसान होता है, वो जी आ जाती है आपके पास। तो देखें यूनिवर्स तो एक्सपैंड कर रहा है ना, तो इसने जिस टाइम पर एमिट की थी ये लाइट वो था टाइम टी ई, और जिस टाइम पर आपने ये लाइट ऑब्जर्व की है वो फर्ज करें है टाइम टी ओ, और इतने टाइम में ये गैलेक्सी भी काफ़ी पीछे चली गई होगी एमिशन और एब्जॉर्प्शन के जो डिफरेंस के दरमियान। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिलेशन है ये बता रहा है कि कितना, जो आप रेड शिफ्ट देख रहे हैं उससे आप टाइम ऑफ एमिशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि देखें इससे मैं टी ई को दूसरी से इधर ले जाऊं और 1 प्लस जी को इधर ले आऊं, तो एक्चुअली हम वो टाइम देख सकते हैं, वो टाइम भी बता सकते हैं इस यूनिवर्स के अंदर किसी भी गैलेक्सी की रेड शिफ्ट नोट करके, जिस टाइम पर उस गैलेक्सी ने ये जो रोशनी आप तक आज पहुंच रही है जिस टाइम पर एमिट की थी। तो एक्चुअली देखें गैलेक्सी ने तो काफ़ी पहले लाइट एमिट की थी, मगर आपको ये लाइट इस टाइम टी ओ पर ऑब्जर्व की जाती है, तो ये हमें वो एक्चुअल टाइम बताती है जिस टाइम पर गैलेक्सी ने लाइट एमिट की है। जैसे वो सारे आपको बड़ा आपने फेमस बात सुनी होगी कि जब हम किसी सितारे को किसी गैलेक्सी को देखते हैं तो हम उसकी वो हालत देख रहे होते हैं जो कई मिलियन बिलियन साल पुरानी होती है। तो ये वो इसी इक्वेशन से वो टाइम निकालते हैं कि किस टाइम कितनी ओल्ड गैलेक्सी हम देख रहे हैं। ये जो टी ई होता है वो यही मेजर करते हैं, तो वो उनको टी टी नॉट उनको पता होता है, जी वो मेजर कर लेते हैं, और वहां से ही तो एस्ट्रोनॉमर्स पता लगाते हैं कि कौन सी जो वो गैलेक्सी वगैरह चीज देख रहे हैं वो कितनी ओल्ड है कितनी पुरानी है। तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट इन एक्चुअल एस्ट्रोनॉमी मेजरमेंट्स। दूसरा आप सवाल ये कर सकते हैं कि हाउ फार इज द गैलेक्सी टुडे, यानी जिस गैलेक्सी से आप तक लाइट आ रही है वो कितनी दूर है। हाउ फार इज द गैलेक्सी टुडे। एक अच्छा सवाल है, और ये इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे इसको हम देखते हैं, मगर ये सवाल हम कर क्यों रहे हैं पहले विजुअली देख लेते हैं। देखें आप इधर खड़े हुए ऑब्जर्व करते हैं आज टी इक्वल्स टी नॉट पर वो जो गैलेक्सी है उसने फर्ज करें ये टी इक्वल्स टी ई पर ये टाइम एमिट किया था, पास्ट में ये लाइट एमिट की थी, ये लाइट वो आप तक छोड़ती है। अब ये आते आते ये लाइट एक्सपैंड भी कर जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से रेड शिफ्ट होती है। और जब तक ये लाइट आप तक पहुंच रही थी यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा था, और ये जो गैलेक्सी है ये दूर भी जा रही थी। तो हो सकता है गैलेक्सी दूर इतना दूर चली गई हो, ठीक है। तो इस गैलेक्सी का जो आपसे आज प्रॉपर डिस्टेंस है वो कितना है उसको हम डिनोट करते होते हैं डी पी ऑफ टी नॉट से। ठीक है, डी पी का मतलब प्रॉपर डिस्टेंस, टी नॉट का मतलब कि आज वो गैलेक्सी आपसे कितनी दूर है, वो इतना है। और एट द टाइम ऑफ एमिशन वो गैलेक्सी आपसे कितना दूर थी उसको हम कहते होते हैं डी पी ऑफ टी ई। तो ये दोनों फंक्शन जरूर फाइंड करते होते हैं जब भी आप किसी यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, और अपने यूनिवर्स की स्टडी करने में भी ये दोनों फंक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब चले ये निकालने की हम कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द प्रॉपर डिस्टेंस टू द गैलेक्सी टुडे एंड व्हाट वाज द प्रॉपर डिस्टेंस व्हेन दिस गैलेक्सी emitted द लाइट दैट इज रीचिंग अस टुडे एट t इक्वल्स t नॉट। तो ये हम कैसे पता करेंगे। तो प्रेजेंट टाइम पर प्रॉपर डिस्टेंस निकालने के लिए या डी पी टी नॉट निकालने के लिए हमें अपने पुराने दोस्त मैट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैट्रिक जो होता है वही हमें प्रॉपर डिस्टेंसेस देता है। और क्योंकि हम किसी ख़ास टाइम पर यानी टी इक्वल्स टी नॉट के ऊपर एक ख़ास रेडियल डिस्टेंस के अंदर इंटरेस्टेड है, यानी सिर्फ डी आर के अंदर इंटरेस्टेड है,
तो एक्चुअली वी कैन पुट डी ओमेगा इज इक्वल्स टू जीरो, याद करें मैंने मैट्रिक को यूज करना सिखाया था, एंड वी कैन ऑल्सो पुट डी टी इज इक्वल्स टू जीरो। तो लेट्स डू विद इट, एंड डी एस स्क्वेयर इक्वल्स माइनस, तो माइनस वाला डी टी तो जीरो हो जाएगा, तो एक्चुअली हमारे पास ये टर्म भी जीरो हो जाएगी और ये पूरी टर्म भी जीरो हो जाएगी। डी टी डी एस स्क्वेयर इक्वल्स ए स्क्वेयर टी डी डी आर स्क्वेयर। अब दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ, सॉरी स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो डी एस इज इक्वल टू ए ऑफ टी डी आर हो जाएगा। अब मैं दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट करूँ, इसको तो मैं जीरो से लेकर और प्रॉपर डिस्टेंस टू डे तक इंटीग्रेट कर लेता हूँ, और इसको मैं जीरो से लेकर आर तक इंटीग्रेट करता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी भी गैलेक्सी को हम देख रहे हो तो उसका आर चेंज नहीं होता। बड़ी डिटेल में ये बातें डिस्कस कर चुके हैं हम। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी पी टी नॉट, ठीक है, जब हम डी एस का इंटेग्रल लेंगे, और ए ऑफ टी तो बाहर आ जाएगा क्योंकि वो टाइम का फंक्शन है और इधर इंटेग्रल आर के ऊपर है, तो यहाँ हमारे पास आर आ जाएगा। एक ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसको ध्यान में रखिएगा, बल्कि अभी इसको टी नॉट, हाँ टी नॉट ही किया, तो इसको भी हम, अब जब ये इक्वेशन हम टी नॉट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं हम, ये ए ऑफ टी नॉट भी हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने टाइम को पहले ही टी इक्वल्स टी नॉट पुट कर दिया है ना। तो टी इक्वल्स टी नॉट अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा डी पी ऑफ टी नॉट इज इक्वल्स टू आर। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है। इसकी फिजिकल अंडरस्टैंडिंग में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस इक्वेशन को बस हमने एज अ मैथमेटिकल ट्रिक यूज करना है। तो डी पी ऑफ टी नॉट हमारे पास आर के बराबर आ गया। अब जरा जाएं मोशन ऑफ लाइट की तरफ, क्योंकि लाइट हम तक आ रही है ना, तो लाइट के लिए हम क्या करते होते थे, डी एस को जीरो डालते होते थे मैट्रिक के अंदर। अगेन डी एस को भी जीरो डालेंगे हम, और डी ओमेगा को भी जीरो डालेंगे, क्योंकि हम लाइट के रेडियल पाथ में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो गैलेक्सी है उससे लाइट आ रही है और लाइट रेड शिफ्ट भी हो रही है हमारे पास आते आते। तो अगर हम अब मैट्रिक के अंदर डी टी को जीरो ना डालें, बल्कि डी एस को जीरो डाल दें और डी ओमेगा को जीरो डाल दें, तो हमारे पास मैट्रिक क्या देते हैं, जीरो इक्वल्स माइनस सी स्क्वेयर डी टी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टी डी आर स्क्वेयर। ये हमारे पास मैट्रिक से आ जाएगा। और सी स्क्वेयर डी टी स्क्वेयर वाली टर्म को दूसरी साइड पर ले जाएं, तो ए स्क्वेयर ऑफ टी इक्वल सी स्क्वेयर डी टी स्क्वेयर, और यहाँ पर डी आर स्क्वेयर भी आना है। अब दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लें अगर आप, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ऑफ टी डी आर इक्वल सी डी टी हो जाएगा। अब c को इधर ही रहने दें, और देखें a भी a टाइम का फंक्शन है और dt भी टाइम का फंक्शन है, तो इनको एक साइड की तरह रखते हैं, तो dr इज इक्वल टू c dt ओवर at, ठीक है। अब जरा दोनों तरफ ये इक्वेशन इंटीग्रेट करके देखें। अगर मैं दोनों साइड्स पर इंटीग्रेट कर दूं तो ये बन जाएगा इंटेग्रल dr इज इक्वल टू इंटेग्रल c, तो बाहर आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय a ऑफ t आ जाएगा हमारे पास। अब जरा और करें, इस वाली साइड को तो मैं जीरो से आर तक इंटीग्रेट करता हूँ, इस वाली साइड को मैं कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूंगा। देखिए मुझे टाइम ऑफ एमिशन से लेकर टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन तक लाइट के पाथ में मैं इंटरेस्टेड हूँ, है ना, मैं इसी पाथ में इंटरेस्टेड हूँ ना। तो इसके लिए मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आर आ गया, आर इज इक्वल्स टू सी टी ई से लेकर टी नॉट डी टी ओवर ए ऑफ टी, ठीक हो गया। और जरा आप गौर करें कि आर जो था, हमने पीछे देखा था कि आर इज इक्वल टू डी पी टी नॉट, इसलिए मैंने कहा था कि वो बस एक मैथमेटिकल ट्रिक है। अब हम इधर आर की जगह डी पी टी नॉट पुट कर सकते हैं, यानी डिस्टेंस ऑफ द गैलेक्सी डी पी टी नॉट इज इक्वल टू सी फ्रॉम टी ई टू टी नॉट डी टी ओवर ए ऑफ टी, यानी आज किसी भी गैलेक्सी का जो हमसे डिस्टेंस है, जिसकी लाइट हम टी नॉट पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जिसने लाइट एमिट टी ई पर की थी, या टी ई कुछ भी हो सकता है, 100 साल 200 साल हो सकते हैं, वो हम रेड शिफ्ट से अभी जैसे मैंने बताया मेजर कर सकते हैं। तो वो डिस्टेंस हमें इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, मगर इस फॉर्मूले के अंदर इंटीग्रल प्रोवाइड करने के लिए, इंटीग्रल लेने के लिए हमें ए ऑफ टी की एक्चुअल वैल्यू चाहिए होगी कि एक्चुअल में ए ऑफ टी फंक्शन क्या है टाइम का। तो इस केस में हमें पता है कि नेगेटिव कर्वेचर के केस में जो ए ऑफ टी है जो हमने निकाला, ये है टी ओवर टी नॉट के बराबर, एज वी वेल नो। तो ये हमारे पास हो जाएगा डी पी ऑफ टी नॉट
इज इक्वल टू इंटेग्रल सी बाहर रहेगा टी ई ओवर टी नॉट डी टी, और इधर क्या आ जाएगा टी ओवर टी नॉट। ये मैंने बस पुट कर दिया, कुछ भी नहीं किया। तो टी नॉट भी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा। तो टी नॉट ये हमारे पास डी पी ऑफ टी नॉट है, और ये टी नॉट हमारे पास ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा टी ई से लेकर टी नॉट 1 ओवर टी डी टी। तो 1 ओवर एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, ये लॉग नेचुरल एक्स के बराबर होता है। तो इधर हमारे पास आ जाएगा डी पी ऑफ टी नॉट इज इक्वल टू सी टी नॉट लॉग नेचुरल टी, और ये जा रहा है टी ई से लेकर टी नॉट तक, है ना। इंटीग्रल परफॉर्म कर रहा हूँ मैं, सिंपली मैथमेटिकल स्टेप्स इंटीग्रल के। तो डी पी टी नॉट इज इक्वल्स टू सी टी नॉट लॉग नेचुरल टी नॉट माइनस लॉग नेचुरल टी ई। सिंपली लिमिट्स पुट कर दी है मैंने, और इधर मैं लॉग का एक फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ जो दे देगा सी टी नॉट इक्वल्स लॉग नेचुरल टी नॉट ओवर टी ई। तो दैट्स दिस इज एन इंटरेस्टिंग फार्मूला। तो ये हमारे पास आ गया है जी कि किसी गैलेक्सी का प्रॉपर डिस्टेंस क्या है based on the time that it was emitted and the time that it was uh, measured, observed. अब क्योंकि हम रेड शिफ्ट मेजर करते हैं, तो हम इस इक्वेशन को रेड शिफ्ट की फॉर्म में मेजर करने आ जाएंगे। हम डायरेक्टली टाइम ऑफ एमिशन नहीं मेजर कर रहे होते, हम डायरेक्टली जो चीज़ मेजर कर रहे होते हैं वो टाइम ऑफ एमिशन होती है, और हबल कांस्टेंट हमें पता होता है किसी भी टाइम पर। तो टी नॉट को हबल कांस्टेंट की टर्म में हमें लिखना चाहिए, और हमें टी नॉट टी ई को टी नॉट ओवर टी ई को उसकी फॉर्म में लिखना चाहिए रेड शिफ्ट की। तो रेड शिफ्ट और टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन और एमिशन की रेशो के अंदर हमने बिल्कुल थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला डिराइव किया, ठीक है। तो टी नॉट ओवर टी की जगह मैं 1+g लिख लेता हूँ, और टी नॉट की जगह मैं क्या लिखता हूँ, तो टी नॉट मेरे पास है 1 ओवर हबल कांस्टेंट के बराबर, ये पुट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी पी। अब इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं। डी पी ऑफ टी नॉट इज इक्वल टू सी ओवर एच नॉट लॉग नेचुरल 1+g। चलें अब इसकी ज़रा इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये z मैं इधर प्लॉट करता हूँ, ठीक है, और डी पी ऑफ टी नॉट मैं इधर प्लॉट करता हूँ। देखें जब z 0 होगा तो ये log नेचुरल 1 के बराबर हो जाएगा, और log नेचुरल 1 0 के बराबर है, तो ये 0 से चलेगा, ठीक है। और ये बिल्कुल एक आम से log फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, और log फंक्शन कहते हैं जैसे वो इन्फिनिटी की तरफ तो जाते हैं, मगर आहिस्ता 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 क्या करते हैं, वो उनकी स्पीड डिक्रीज होती जाती है लॉग फंक्शंस की। तो ये मैंने लॉग फंक्शन का जो फीचर है वो प्लॉट किया। तो देखें इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम ज़्यादा ज़्यादा रेड शिफ्ट मेजर करेंगे ना, जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे होंगे गैलेक्सी का वो भी बढ़ता जाएगा। तो इट मेक सेंस कि जितनी ज़्यादा किसी गैलेक्सी से आने वाली रेड शिफ्टेड है, उतनी ज़्यादा वो गैलेक्सी आज हमसे दूर है। तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, है ना। क्योंकि अगर रेड शिफ्ट कम होगी तो गैलेक्सी हमारे करीब होगी, अभी वो यूनिवर्स से उतना दूर नहीं लेके गया होगा। और अगर रेड शिफ्ट बहुत ज़्यादा होगी, इसका मतलब वो गैलेक्सी बहुत दूर तक चली गई है, उसके यूनिवर्स उस दरमियान बहुत ज़्यादा फैला है, और जितना ज़्यादा यूनिवर्स को टाइम मिलेगा फैलने का, यूनिवर्स जितना ज़्यादा उस टाइम मिलेगा लाइट को फैलने का, उतनी ज़्यादा जो है ना यूनिवर्स को, सॉरी, जितना ज़्यादा यूनिवर्स को फैलने का टाइम मिलेगा उतनी ज़्यादा लाइट में रेड शिफ्ट आएगी, और उतनी देर वो गैलेक्सी दूर जाएगी, और उतनी ज़्यादा वो गैलेक्सी दूर जाएगी। इस वजह से दिस इज़ अ वेरी नाइस रिलेशनशिप, एंड दिस रिलेशनशिप मेक सेंस। इसी तरह हम डिस्टेंस एट द टाइम ऑफ एमिशन भी फाइंड कर सकते हैं, यानी व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द गैलेक्सी, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द गैलेक्सी at the time that the light was emitted। देखें ये वो जो डिस्टेंस है वो कम होगा ना डी पी टी नॉट से, वो डिस्टेंस कम होगा क्योंकि देखें वो गैलेक्सी हमसे खास फासले पर थी, ठीक है, एट टी इक्वल्स टी ई, ठीक है। और वो जो फासला था वो कितना था, लेट सपोज इधर हम खड़े हैं, ठीक है,
वो फासला था डी पी ऑफ टी ई, इस टाइम ये जो प्रॉपर डिस्टेंस था। फिर वो गैलेक्सी यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, तब तक लाइट हम तक नहीं आई, और जब तक लाइट हम तक नहीं आई वो गैलेक्सी इधर पहुंच गई। और ये जो टाइम था ये टी इक्वल्स टी नॉट का टाइम था, और ये जो डिस्टेंस था ये डी पी टी नॉट है। ठीक है, अब ये कितना छोटा है, डी पी टी ई कितना छोटा है एज कंपेयर टू डी पी टी नॉट। या अगर इस सेंस में बोला जाए तो डी पी टी नॉट डिवाइडेड बाय डी पी टी ई। ठीक है, इन दोनों की रेशो किस चीज के बराबर है? देखिए हमें ये तो पता है ना कि डी पी टी इज इक्वल्स टू ए ऑफ टी आर। ठीक है, ये सबको पता है, ये हमने ऊपर उससे निकाला है, क्या कहते हैं, पहले हमने मैट्रिक्स से भी ये इक्वेशन निकाली हुई, कई दफ़ा ये मैट्रिक्स से इक्वेशन डिराइव की हुई। अब तक तो आप लोगों को इतना वो हो जाना चाहिए कि आप मैट्रिक्स से खुद भी ये इक्वेशन डिराइव कर सकें, लेकिन हमने लेक्चर 4 में हाँ ये इक्वेशन डिराइव की थी। ठीक है, मैट्रिक्स से। अब इसको देखें, अगर मैं इसके अंदर डी पी टी नॉट डाल दूं तो एग्जैक्ट ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी, डी पी टी नॉट इज इक्वल टू ए ऑफ टी नॉट आर। पर डी पी टी ई डाल दूं, यानी टी ई पर एट द टाइम ऑफ एमिशन इसको देखूं, तो ये ए ऑफ टी ई आर हो जाएगा। तो ये रेशियो किस चीज के बराबर हो जाएगी, ए ऑफ टी नॉट आर डिवाइडेड बाय ए ऑफ टी ई आर के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, अब ए ऑफ टी नॉट ओवर ए ऑफ टी ई आर, और ये इधर आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से डी ऑफ टी पी निकाल सकते हैं। डी पी टी ई किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और ए टी ई टी नॉट दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये एट ऑफ टी ई डिवाइडेड बाय ए ऑफ टी नॉट इज इक्वल टू प्रॉपर डिस्टेंस एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारे पास आ गया, और ये रेशो हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है ये रेशो क्या होती है। ये रेशो होती है 1+g, हमने पता है ना 1+g इज इक्वल टू ए ऑफ टी नॉट ओवर ए ऑफ टी ई। ये इसको हम ऐसे भी लिखते होते हैं 1 ओवर ए ऑफ टी ई। ये भी हमने लेक्चर 4 में डिराइव किया था। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हमारे पास आ जाएगा, डी पी टी नॉट डिवाइडेड बाय 1+g आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली एन अमेजिंग रिजल्ट। इतना आसान है, एक दफ़ा आपको प्रॉपर डिस्टेंस पता चल जाए एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो प्रॉपर डिस्टेंस एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन सिर्फ इस 1+g के फैक्टर को डिवाइड करने से आपके पास आ जाता है। तो इट्स जस्ट इट्स एन अमेजिंगली सिंपल रिजल्ट। तो इसके अंदर अगर मैं डी पी ऑफ टी नॉट की वैल्यू डाल दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा सी ओवर एच नॉट log natural 1+g, and as a whole this thing is divided by 1+g। इसकी ना आप डेस्मोस में या कहीं भी इसका अगर ग्राफ बना कर देखेंगे ना, तो वो कुछ ग्राफ इस तरीके का बनेगा, यानी प्रॉपर डिस्टेंस एट द टाइम ऑफ एमिशन, और रेड शिफ्ट का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो वो बनेगा वो जो मैं अभी बना रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। हमें बस उस ग्राफ के बिहेवियर को स्टडी करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए यहाँ तक तो मैं अब समझाना बड़ा आसान है। देखिए आप इधर खड़े हैं, ठीक है, एक गैलेक्सी एट द टाइम ऑफ एमिशन आपसे इतने फासले पर है, और दूसरी गैलेक्सी आपसे एट द टाइम ऑफ एमिशन इतने फासले पर है। यानी ये दोनों गैलेक्सीज टी इक्वल्स टी ई पर अपनी लाइट एमिट करती हैं। ये भी इस टाइम अपनी लाइट एमिट करती है, और ये भी इस टाइम अपनी लाइट एमिट करती है, यानी दोनों एक ही टाइम एमिट करती हैं अपनी लाइट, मगर दोनों आपसे मुख्तलिफ फासलों पर है। देखिए इससे आने वाली लाइट कम दूर से आ रही है, ठीक है, यानी इसको स्पेस के अंदर कम ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, जिसकी वजह से इसके अंदर रेड शिफ्ट कम आएगी। ठीक है, और जो दूर वाली गैलेक्सी है जिसका डिस्टेंस जो है एट द टाइम ऑफ एमिशन वो दूर है, उसकी गैलेक्सी उसकी जो लाइट है उसको स्पेस में ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो एक्सपैंड भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से उसकी रेड शिफ्ट भी आपको ज़्यादा नज़र आएगी। तो यहाँ तक तो ये जो इंक्रीज कर रहा है ना, ये इसलिए कर रहा है। जो इस ग्राफ का दूसरा हिस्सा है ना, ये समझाना काफ़ी सटल है और काफ़ी ट्रिकी है। ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, होपफुली आप लोगों को समझ आ जाएगी, बट ध्यान दीजिएगा। देखिए जितनी ज़्यादा किसी चीज़ की रेड शिफ्ट होती है ना, इसका मतलब हम वो चीज़ उतनी ही पुरानी है ना। अगर कोई स्टार जो है, अगर आप उसको देख रहे होंगे और उसकी लाइट आप तक आएगी, ठीक है,
जितना वो स्टार दूर होगा आप उसकी आज आज जितना वो स्टार दूर होगा आप उसकी उतनी पुरानी हालत देख रहे होंगे। ठीक है, मगर अगर आप यूनिवर्स में आप कितनी पुरानी चीज देख सकते हैं? कोई भी चीज 13.6 बिलियन ईयर से पुरानी तो नहीं हो सकती, क्योंकि तमाम चीजों की पैदाइश ही 13.6 बिलियन ईयर्स पर हुई थी। ठीक है, मगर 13.6 मगर जैसे जैसे आप वक्त में पीछे जाते जाएंगे, यूनिवर्स क्या था, यूनिवर्स का साइज छोटा होता जाएगा, है ना। दो गैलेक्सीज आपस में काफी करीब थी, यही तो बिग बैंग कॉस्मोलॉजी है कि शुरू शुरू में गैलेक्सीज आपस में बहुत करीब थी। ठीक है, यानी जो चीज जितनी पुरानी आप देख रहे होंगे, जितनी ज्यादा उस चीज की रेड शिफ्ट होगी, उतनी ज्यादा वक्त में पिछली हालत आप उसकी देख रहे होंगे। मगर वक्त में आप उसकी जो हालत देख रहे होंगे वो बिग बैंग के करीब करीब वाली हालत होगी, यानी आप वेरी अर्ली यूनिवर्स में देख रहे होंगे। मगर वेरी अर्ली यूनिवर्स का साइज बहुत छोटा था। ठीक है, इसका मतलब उस वक्त जो डिस्टेंस ऑफ एमिशन था वो भी बहुत छोटा था। ठीक है, डीपी ऑफ टी ई भी छोटा था अर्ली यूनिवर्स में। तो जिस गैलेक्सी का टाइम डिस्टेंस एट द टाइम ऑफ एमिशन छोटा था, ठीक है, और आज उसकी लाइट आप तक पहुंच रही है, इसका मतलब आप उस गैलेक्सी को उतना ही पुराना देख रहे हैं। ठीक है, और इसका मतलब उतनी ही ज्यादा उस गैलेक्सी की रेड शिफ्ट भी होगी, लाइट। इसलिए ये जो ग्राफ है ये पीछे जा रहा है। इस पर थोड़ा सा सोचिएगा, ये काफी ट्रिकी कॉन्सेप्ट, समझ नहीं भी आया तो कोई बात नहीं है, मगर फिर भी अगर समझ आ जाए तो इट्स क्वाइट एन एंजॉयबल कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ यूनिवर्सेस की स्टडी करते होते हैं। अब चले हम अगर ये देखते हैं कि सिर्फ मैटर होता तो क्या होता, अब हम ऐसे यूनिवर्स की तरफ चलते हैं इसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट है जो कि मैटर का कंपोनेंट है। तो अब हम एक मैटर डोमिनेटेड यूनिवर्स की स्टडी करने जा रहे हैं, या फिर आप यूं भी समझ सकते हैं हम एक ऐसे यूनिवर्स की स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैटर हो। तो मैं इसे मैटर डोमिनेटेड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक अच्छी अप्रोक्सीमेशन है एक ऐसे यूनिवर्स के लिए भी कि उसमें बाकी सारी चीज़ें तो हो मगर मैटर डोमिनेट कर रहा हो। या हो सकता है हमारे यूनिवर्स में बिग बैंग से लेकर अब तक या आगे कोई एरा आ जाए जिसके अंदर हमारे यूनिवर्स के अंदर मैटर डोमिनेट करता हो और उसके रिलेटिव रेडिएशन कर्वेचर डार्क एनर्जी इनकी अमाउंट काफ़ी कम हो। और एक्चुअली ऐसा एरा हमारे यूनिवर्स में आया था और काफ़ी लंबे अरसे के लिए आया था, उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ना सिर्फ ये एक हाइपोथेटिकल यूनिवर्स को शो करता है बल्कि जो अब हम करने जा रहे हैं ये आगे जाके बहुत अच्छी एक अप्रोक्सीमेशन होगी एक ऐसे यूनिवर्स को मॉडल करने में जिसके अंदर ज़्यादातर मैटर है, यानी हम बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। तो एक्चुअली अब जो भी करना है ना प्रोसेस हम दोबारा रिपीट करेंगे, जो कुछ हम पहले कर रहे हैं ना वही प्रॉपर डिस्टेंस एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही प्रॉपर डिस्टेंस एट द टाइम ऑफ एमिशन, स्केल फैक्टर, फ्रीडमैन इक्वेशन को सॉल्व करना, एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। इसलिए मैं जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि पिछला मैंने इतनी डिटेल में किया है तो ये अब आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा फास्ट भी करूँ, मगर बहुत फास्ट नहीं करूंगा, इतना फास्ट करूंगा कि एवरीथिंग विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस। फ्रीडमैन इक्वेशन दोबारा लिखेंगे हम, ए डॉट ओवर ए स्क्वायर ई, फिर माइनस कैपा सी स्क्वायर ओवर आर नॉट स्क्वायर, उसके बाद ए स्क्वायर। ठीक है, तो मैटर डोमिनेटेड यूनिवर्स में सिर्फ एक ऐसा यूनिवर्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैटर हो, एक ऑर्डिनरी मैटर, गैलेक्सी स्टार्स वगैरह, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स हो, उसके अंदर एक ही एनर्जी डेंसिटी होती है, वो होती है ई मैटर। ठीक है, और देखिए आमतौर पे तो रेडिएशन के लिए भी अकाउंट करना पड़ता है और इसके लिए डार्क एनर्जी के लिए, मगर इन दोनों को हम इग्नोर कर रहे हैं इस केस में क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर है ही सिर्फ मैटर। तो एक तो इसके अंदर हम ये वाला एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला डालेंगे, और ये फार्मूला इसको हमने एक्सप्लिसिटली भी देखा था लास्ट से लास्ट वीडियो में, यानी सेकंड लास्ट वीडियो में, जो कि है ई एम ज़ीरो ओवर ए क्यूब, वेयर ई एम ज़ीरो इज द डेंसिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट एट प्रेजेंट टाइम। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मैटर एट प्रेजेंट टाइम। तो ये बाद में हम इसके अंदर पुट करेंगे और हम अज्यूम करते हैं कि एक तो हमारे यूनिवर्स के अंदर ये मैटर है सिर्फ, और दूसरा हम कैप कर्वेचर भी इस यूनिवर्स का जीरो अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें इस टर्म का भी ख्याल ना रखना पड़े, इस टर्म को भी हम इग्नोर कर पाए, तो हम एक फ्लैट मैटर डोमिनेटेड यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हमने न्यूटन की फिजिक्स में भी करने की कोशिश की थी। तो कर्वेचर को हम जीरो डाल देंगे, इसका मतलब है कि हम ना सिर्फ मैटर डोमिनेटेड यूनिवर्स को देख रहे हैं बल्कि एक फ्लैट
मैटर डोमिनेटेड यूनिवर्स को देख रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ए डॉट ओवर ए स्क्वायर। फ्रीडमैन इक्वेशन कैसे एडजस्ट होगी, इधर तो यही आएगा 8πg ओवर 3c², और साथ इधर क्या आएगा ई एम ऑफ टी, क्योंकि मैं सिर्फ मैटर डोमिनेटेड एनर्जी डेंसिटी इंटरेस्टेड हूँ। और जो दूसरी टर्म है वो जीरो हो जाएगी, तो -0, तो इस टर्म को हम तकरीबन इग्नोर ही कर सकते हैं। अब इस एनर्जी डेंसिटी की जगह हम इसकी जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, ठीक है। ए डॉट ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8πg ओवर 3c², और इधर हमारे पास आ जाएगा ई एम कॉमा 0, यानी एनर्जी डेंसिटी टुडे दिस इज अ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ए क्यूब। चलें अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला काम तो हम ये करते हैं कि हबल्स कांस्टेंट निकालने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इस फ्रीडमैन इक्वेशन के अंदर ए डॉट को भी एट टाइम टी इक्वल्स टी नॉट यानी प्रेजेंट टाइम पर देखूं, और ए को भी एट टाइम टी इक्वल्स टी नॉट प्रेजेंट टाइम पर देखूं, यानी इस पूरी इक्वेशन के अंदर मैं पुट कर दूं कि टी इक्वल्स टी नॉट है, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो ए ऑफ टी नॉट तो 1 के बराबर होता है, तो ये वाली जो मेरी टर्म है ये 1 के बराबर हो जाएगी, तो इधर मैं लिख सकता हूँ ए डॉट ओवर ए, और ये कैलकुलेट हुआ हुआ है, इट्स नाउ अ कांस्टेंट, ओवर टी नॉट का होल स्क्वायर is equals to 8πg over 3c², and then we got em comma 0, and this is equal to the square of the Hubble constant, ठीक है ना, क्योंकि a of t naught, a dot of t naught divided by a of t naught is by definition the Hubble's constant, because a of t over a dot of t over a of t is by definition the Hubble's parameter which is a variable। तो ये अब हम इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि एच नॉट किस चीज़ के बराबर होगा, वो फिर बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 8πg ओवर 3c² ई एम 0। तो ये हमारे पास एक बड़ा मज़ेदार सा कांस्टेंट आ गया। दूसरा हम ये देख सकते हैं कि क्योंकि ये हबल्स कांस्टेंट के बराबर आया है ना ये पूरा कांस्टेंट, तो इधर देखें ये पूरा कांस्टेंट इधर भी है, तो हम अपनी जो फ्रीडमैन इक्वेशन है इसको काफ़ी 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 ज़्यादा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी फ्रीडमैन इक्वेशन को इस तरीके से सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। इस कांस्टेंट की जगह ना हम फ्रीडमैन इक्वेशन के अंदर ये डाल देते हैं, तो ए डॉट ओवर ए इज इक्वल्स टू 8πg ओवर 3c², और सॉरी अब 8πg ओवर 3c² लिखने की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मैंने अब एच नॉट लिखना है, सॉरी एच नॉट स्क्वायर लिखना है, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है ये एच नॉट स्क्वायर के बराबर है, मेरे पास इधर यही कांस्टेंट पड़ा हुआ है, एच नॉट स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा डिवाइडेड बाय ए क्यूब, क्योंकि ए क्यूब तो कांस्टेंट नहीं है ना। अब मैं टाइम डाल कर नहीं देख रहा, बल्कि अब मैं टाइम जो है उसको वेरिएबल रख रहा हूँ, तो मैंने फ्रीडमैन इक्वेशन के अंदर वापस वेरिएबल टाइम वाली फ्रीडमैन इक्वेशन रखी है, मगर क्योंकि एच नॉट भी कांस्टेंट है और ये 8πg ओवर 3c² ई एम 0 के बराबर आया है, तो क्योंकि ये चीज़ हमारे पास एच नॉट स्क्वायर के बराबर आई है, तो कॉन्स्टेंट की जगह मैं कॉन्स्टेंट रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब क्या है कि ए डॉट ओवर है, अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों तरफ इसको स्क्वायर आना है इधर, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम, तो स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास आएगा ए डॉट ओवर ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू एच नॉट, ये इसका भी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एच नॉट का भी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और इधर मेरे पास आएगा ए की पावर 3/2, ठीक है ना। और इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, ए को मैं क्या करता हूँ, इस वाले ए क्यूब ए 3/2 को मैं दूसरी तरफ ले आता हूँ, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये ए की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय ए, और इधर ए डॉट को मैं खोल के लिख देता हूँ डी ए बाय डी टी, एंड दिस वुड ऑल बी इक्वल्स टू एच नॉट, ठीक हो गया। अब डी टी को दूसरी साइड पर ले जाएं, और अब आप लोग पता ही चल ही गया होगा तकरीबन सबको कि मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इंटीग्रेट करने की कोशिश करने लगा हूँ। अब ये ए की पावर ऊपर माइनस होगी तो 3/2 -1 हो जाएगा, इधर डी ए रह जाएगा, और डी टी को जब मैं दूसरी साइड पर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा एच नॉट डी टी। अब दोनों साइड्स पर हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, मगर पहले इसलिए उसके लिए पावर को सिंप्लीफाई करना है, तो 3/2 -1 होता है 1/2 के बराबर, तो ये हो जाएगा ए की पावर 1/2 डी ए इज इक्वल्स टू एच नॉट
dt। तो अब हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं। तो a की पावर 1/2 की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या बनेगी, ये 3/2 बन जाएगी, a की पावर 3/2, और इधर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/2, नीचे भी आ जाएगा क्योंकि पावर ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है। और दूसरी तरफ h नॉट t, और अगेन कांस्टेंट कभी ना भूलिएगा, कांस्टेंट को क्या नाम दें, हमने पहले भी c डैश नाम दिया था तो अभी भी c डैश नाम दे देते हैं, तो ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट के लिए हमें निकालने के लिए इनिशियल कंडीशन पुट करनी होती है। तो लेट्स पुट द इनिशियल कंडीशन दैट a ऑफ 0, यानी यूनिवर्स का साइज 0 था ना एट द टाइम ऑफ बिग बैंग, तो एट t इक्वल 0, ठीक है, a ऑफ 0 जो था वो 0 के बराबर था, ठीक है, यूनिवर्स का साइज 0 होगा। तो हम ये अगर इसके अंदर पुट कर दें अपनी ब्लू वाली इक्वेशन के अंदर एट t इज इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे पास a ऑफ 0 की पावर 3/2 हो जाएगी, ठीक है। कभी कभी मैं a ऑफ t यहाँ पे नहीं लिखता, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये a ऑफ t हमेशा होता है। तो a ऑफ 0 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 3/2, और इधर मेरे पास आ जाएगा h नॉट, और इधर भी मेरे पास 0 आ जाएगा प्लस c डैश। तो ये भी क्योंकि 0 है तो ये पूरी साइड 0 हो जाएगी, और ये वाली चीज़ भी 0 हो जाएगी, तो हमारे पास c डैश जो है वो 0 के बराबर आ गया, ठीक है। तो दिस इज ऑल फेयर। अब हम वापस अपनी टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन की तरफ आ जाते हैं। तो a की पावर 3/2, अब याद रखें a टाइम में डिपेंडेंट है, इधर भी 3/2 नीचे डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू h नॉट t, और अब हमें c डैश लिखने की जरूरत नहीं है कि वो हमने फाइंड कर लिया है कि 0 के बराबर है। तो अब 3/2 को हम दूसरी साइड पर लेके जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 3/2 h नॉट, क्योंकि मुझे a चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो यहाँ से मैं a निकाल सकता हूँ अगर मैं दोनों तरफ 2/3 से डिवाइड कर दूँ, पावर ले लूँ दोनों तरफ 2/3, यानी इधर भी a की पावर 3/2 है तो मैं इधर पावर अप्लाई कर देता हूँ 2/3 की, ठीक है। और इधर पावर 3/2 h नॉट, कोई पावर नहीं है तो मैं इधर वैसे ही अप्लाई कर देता हूँ पावर 2/3 की। तो इधर ये 2 से 2 कट के आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, इधर मेरे पास a एक्सप्लिसिटली फंक्शन आ गया है अब टाइम का। तो a जो है वो है 3/2 हबल्स कांस्टेंट की पावर 3/2, 2/3 सॉरी, ठीक है, हबल्स कांस्टेंट की पावर 2/3 इंटू टी की पावर 2/3। मैंने इसलिए लिखा था कि मैं कांस्टेंट और वेरिएबल को अलग करके लिख सकूँ। चलें अब हम इसको हबल्स कांस्टेंट की फॉर्म में नहीं लिखते बल्कि एज ऑफ द यूनिवर्स की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैं इसके अंदर कंडीशन डाल सकता हूँ कि एट टी इक्वल्स टी नॉट, हम बाय कन्वेंशन ले लेते होते हैं ए ऑफ टी नॉट इज इक्वल्स टू 1। तो देखते हैं हमारे पास इधर टाइम कैसे रिलेटेड है हबल्स कांस्टेंट के साथ एज ऑफ द यूनिवर्स। तो ये आ जाएगा ए ऑफ टी नॉट इज इक्वल्स टू 3/2 एच नॉट की पावर 2/3 टी की पावर 2/3, और इधर टी नॉट डाल लेंगे हम, और इधर ये जो चीज़ है ये 1 के बराबर हो जाएगी, तो लेट्स पुट 1 है। इधर हमारे पास आता है 3/2 एच नॉट की पावर 2/3, और इधर टी की पावर 2/3। अब दोनों तरफ मैं पावर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 3/2 पावर बल्कि दोनों तरफ ले सकता हूँ, तो इधर भी 3/2 पावर, इधर भी 3/2 पावर आ जाएगी, तो ये सारी पावर्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, और हमारे पास बच जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 3/2 एच नॉट टी नॉट। तो देखिए यहाँ से अगर मैं 2/3 मतलब 3/2 को उधर ले जाऊँ तो ये 2/3 बन जाएगा, तो ये 2/3 एच नॉट, और एच नॉट को मैं दूसरी साइड पर ले जाऊँ इज इक्वल्स टू टी नॉट। देखिए अगर यूनिवर्स के अंदर सिर्फ मैटर हो तो जो हमने रिलेशन निकाला था ना पहले, वो अप्रोक्सीमेट रिलेशन बन जाता है, एग्जैक्ट नहीं रहता। हमने पहले हम ये रिलेशन पढ़ते आ रहे हैं, पहले लेक्चर में भी पढ़ा था, और अब पहले हमने उसके लिए भी अभी देखा है फ्लैट यूनिवर्स के लिए, हाइपरबॉलिक यूनिवर्स के लिए कि टी नॉट इज इक्वल टू 1/एच नॉट होता है। मगर देखें ये ट्रू नहीं है, दिस इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में कहा था, या शायद सेकंड लेक्चर में, तो दिस इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन। देखिए मुख्तलिफ किस्म के यूनिवर्सेस के लिए एज ऑफ द यूनिवर्स और हबल्स कांस्टेंट की के दरमियान मुख्तलिफ रिलेशन हो सकता है। हमेशा हबल्स कांस्टेंट को रेट ऑफ एक्सपेंशन होना ज़रूरी नहीं है, इट देयर कैन बी सम फैक्टर्स इंक्लूडेड इन बिटवीन, जैसे इधर
2/3 का एक फैक्टर आ रहा है। तो हम यानी कि टी नॉट को लिख सकते हैं कि ये 2/3 एच नॉट के बराबर है। वैसे ज़रा इस इक्वेशन को इन्वर्ट तो कर कर देखें। अगर मैं इस इक्वेशन को इन्वर्ट कर दूं तो ये बन जाता है 3h0/2 इज इक्वल टू 1/t0। और मैं जानबूझ के दोनों तरफ एक पावर ले रहा हूँ 2/3 की। ठीक है, इधर भी पावर ले लेता हूँ 2/3 की, इधर भी पावर ले लेता हूँ 2/3 के। तो ये चालाकी मैंने की होगी क्योंकि ज़रा ये कांस्टेंट देखें और ऊपर ज़रा ये वाला कांस्टेंट देखें। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट सेम है, इसका मतलब मैं 3/2 एच नॉट की पावर 2/3 को रिप्लेस कर सकता हूँ 1/t0 की पावर 2/3 से। अब एग्जैक्टली यही काम करते हैं। तो हमारे पास टाइम डिपेंडेंट स्केल फैक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/t0 की पावर 2/3 इंटू टी। अगेन स्केल फैक्टर हमारे पास आ गया है और मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिजिसिस्ट को शौक होता है कि भाई अपनी इक्वेशन को जितने हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना उतना सिंप्लीफाई करके रखें। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमारे पास ए ऑफ टी बराबर आ गया है टी की पावर और t/t0 की पावर 2/3 के। तो ये हमारे पास स्केल फैक्टर आ गया है। अब अगेन सेम जो काम हम पहले करते हैं वही करेंगे। प्रॉपर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? प्रॉपर डिस्टेंस कब का? उस टाइम का जब हमने ऑब्जर्व किया, यानी उस टाइम ये गैलेक्सी कितनी दूर है जब हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्योंकि उस लाइट ने जब, अगेन पहले मैं बता चुका हूँ सारी स्टोरी, जब लाइट एमिट करती है लाइट कोई गैलेक्सी तो वो करीब होती है, और ये जब तक वो लाइट हम तक पहुंच रही होती है यूनिवर्स फैल रहा होता है और वो गैलेक्सी दूर चली गई होती है। तो अब हम प्रॉपर डिस्टेंस d निकाल रहे हैं एट अ टाइम t इक्वल्स t0। ठीक है, उसके लिए मैंने लास्ट टाइम एक फार्मूला डिराइव किया था, मैंने कहा था कि वो जनरल रिजल्ट है और वो जनरल रिजल्ट हमेशा होल्ड भी करेगा। तो वो मैंने किस तरीके से जनरल रिजल्ट बताया था, जो मेरा जनरल रिजल्ट था वो था डी पी। चलें इसको ज़रा इंटरेस्टिंगली करते हैं, रेड में करते हैं इसको। तो डी पी ऑफ टी नॉट के लिए मैंने एक इंटेग्रल फार्मूला निकाला था, वो था सी इंटेग्रल गोज फ्रॉम टी ई टू टी नॉट। अभी थोड़ी देर पहले ही हम करके आए हैं डी टी ओवर ए ऑफ टी। अब कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस ए ऑफ टी जो है वो मैटर वाली इक्वेशन से जो हमारे पास आया वो डाल देना है। ठीक है, और हमें ए ऑफ टी पता है कि अब ए ऑफ टी हमारे पास है t/t0 की पावर 2/3। तो यही वाला ए ऑफ टी अब हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो अगर हम इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है डी पी ऑफ टी नॉट टू सी, एंड देन टी ई से इंटीग्रल जा रहा है टी नॉट तक डी टी, और ए ऑफ टी की जगह हम पुट कर देंगे t/t0 की पावर 2/3। अब देखिए टी नॉट को मैं जिसे ऊपर लेकर जा सकता हूँ, उसको मैं अलग से ऊपर ले जाता हूँ तो ये टी नॉट की पावर 2/3 हो जाएगी, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। इधर हो जाएगा टी ई से टी नॉट डी टी ओवर टी की पावर 2/3, जिसको मैं मजीद लिख सकता हूँ सी टी नॉट टी ई से टी नॉट और टी की पावर -2/3 डी टी। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, मतलब टी नॉट की पावर 2/3, हम मजीद क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करना रह गया, तो सी इंटू टी नॉट की पावर 2/3। और इंटेग्रल अगर हम लेंगे तो इंटेग्रल क्या करता होता है, ये -2/3 में एक पावर ऐड करता होता है और यही पावर नीचे डिवाइड भी करनी होती है, तो -2/3 प्लस 1। और इसकी लिमिट्स हैं तो हमें कांस्टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, टी ई से टी नॉट तक हमारी लिमिट्स जाएंगी। क्या करेंगे, सी टी नॉट की पावर 2/3। तो इधर हम ये पावर्स क्या कर देंगे, टी की पावर ये -2/3 प्लस 1 कितना होता है, तो -2/3 प्लस 1 ये बन जाएगा -2 प्लस 3/3। ये हमें दे रहा है जी 1/3। तो ये तो पॉजिटिव पावर आ गई, तो टी की पावर 1/3, इधर भी हमारे पास आ जाता है 1/3। ये जा रहा है टी ई से टी नॉट तक। अब इसके अंदर लिमिट्स पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा, नीचे लिमिट्स पुट करते हैं सी इंटू टी नॉट की पावर 2/3
टी नॉट के, और 3 ऊपर ले आता हूँ मैं, तो 3 ऊपर आके इससे भी बाहर आ जाएगा, तो ये वाला जो 3 है ना 1/3 ऊपर आके 3 बन जाएगा, और इसको मैंने इधर लिख लिया, इधर टी नॉट की पावर 1/3 माइनस टी ई, एमिशन टाइम है ना टी ई की पावर 1/3। ये सारे जो डेफिनेशन है ये मैं पिछली दफ़ा बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इधर से हम क्या कर सकते हैं कि टी नॉट को मैं कॉमन ले सकता हूँ, टी नॉट की पावर 1/3 को सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए, कन्वेंशन है ना जिस तरह, उस तरीके से रखने के लिए ये काम मैं कर रहा हूँ। तो टी नॉट की पावर 1/3 मैंने कॉमन ले ली, इधर बन जाएगा 1 माइनस टी ई ओवर टी नॉट की पावर 1/3, ये आ जाएगा हमारे पास। और इधर 2/3 प्लस 1/3 ये 1 के बराबर होता है, इधर मेरे पास सिर्फ टी नॉट बन जाएगा, तो ये आ जाता है 3 ct नॉट, और इधर 1 माइनस टी ई ओवर टी नॉट की पावर 1/3। मैंने इन वाली दो पावर्स को ऐड किया, जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनके ऊपर पावर्स हो, चीज़ें सेम हो, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं एज नो। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब मैं ऐसा करता हूँ, इधर टी नॉट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इधर मुझे हबल्स कांस्टेंट डालने का दिल कर रहा था, इधर हम हबल्स कांस्टेंट डालते हैं। तो हबल्स कांस्टेंट हमें पता है कि टी नॉट इज इक्वल टू 2/3 h0, ये हम ऊपर फाइंड करके आए हैं। ये अगर हम डालेंगे 3c 2/3 h0, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आएगा 1 माइनस टी ई ओवर टी नॉट की पावर 1/3 इज इक्वल टू 2c ओवर h0। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2c ओवर h0 इंटू 1 माइनस टी ई ओवर टी नॉट पावर 1/3। गुड। अब हम इस रिजल्ट को रेड शिफ्ट के अंदर पुट करना चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअली जैसे मैंने बताया था कि हम रेड शिफ्ट मेजर करते होते हैं टाइम ऑफ एमिशन या टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो खैर हमें पता होता है, मगर टाइम ऑफ एमिशन या ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा हमें रेड शिफ्ट मेजर करना आसान लगता है, इसलिए हम रेड शिफ्ट के अंदर इस फार्मूले को पुट करते हैं। तो रेड शिफ्ट का क्या फार्मूला था, वो था 1 प्लस जी इज इक्वल टू ए ऑफ टी नॉट डिवाइडेड बाई ए ऑफ टी ई। ए ऑफ टी नॉट तो 1 लेंगे हम, मगर ए ऑफ टी ई कैसे निकालेंगे हम, बस ए ऑफ टी का जो फॉर्मूला है ना, जो कि है टी ओवर टी नॉट की होल की पावर 2/3, इसी को हम लिख लेंगे टी ई ओवर टी नॉट, क्योंकि हमने बस यूँ समझे टी की जगह टी ई पुट कर दिया, टी ई ओवर टी नॉट की पावर 2/3 बन जाएगा ये। इधर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस जी इज इक्वल टू ए ऑफ टी नॉट 1 हो गया, और नीचे हमारे पास आ जाएगा टी ई ओवर टी नॉट की पावर 2/3। ये क्या बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा टी नॉट ओवर टी ई की पावर 2/3। ठीक है, ये टी नॉट ऊपर चला गया, टी ई नीचे था तो नीचे रहा, तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो 1 प्लस जी इज इक्वल टू टी नॉट ओवर टी ई की पावर 2/3। तो इधर टी ई ओवर टी नॉट है, इधर मैंने लिखते हुए ये गलती भी कर दी ऊपर एक, कि ये इसके ऊपर आना था, सिर्फ इधर आना था हमारे पास 1/3। तो टी ई ओवर टी नॉट की पावर 1/3 इधर है, और इधर हमारे पास ये जो हमने निकाला है, इधर टी नॉट ओवर टी ई है, तो हम चाहते हैं कि इधर भाई 1/3 आ जाए। तो एक तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, इधर स्क्वायर रूट लेने यानी 1/2 पावर ले लेता हूँ दोनों तरफ, तो इधर 2 से 2 कट जाएगा, तो पावर मेरे पास 1/3 आ जाएगी, क्योंकि मैं उधर स्केल फैक्टर पुट करना चाहता हूँ ना, ये मैं सारा काम इसलिए कर रहा हूँ। तो ये भी 1/2 हो गया, सॉरी ये 1/3 हो जाएगा, और ये 1/2 हो जाएगा इधर वाला। अब मुझे इसको उल्टा भी करना है, तो टी ई ओवर टी नॉट दोनों तरफ मैं रेसिप्रोकल ले लूँ तो हर चीज़ उल्टी हो जाएगी, टी ई ओवर टी नॉट की पावर 1/3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1 प्लस जी की पावर 1/2 हो जाएगा। अब ये हम एग्जैक्टली इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो चले हम अपनी स्केल फैक्टर की इक्वेशन को फाइनली एक ऐसी फॉर्म में पुट करने जा रहे हैं जिससे हम मेजरमेंट्स भी कर सकते हैं। तो ए ऑफ टी
इज इक्वल टू 2c/h0 इंटू 1 माइनस टी। ई टी की फॉर्म में अब नहीं लिखना है, जस्ट सेट ये हो जाएगा 1/√1 प्लस z। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब जरा इस इक्वेशन की जरा इंटुइटिव स्टडी करते हैं, यानी इसका ग्राफ देखकर देखते हैं कि हमें क्या मिलने लगा है। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, यानी ऊपर वाई एक्सिस पर मैं डिस्टेंस प्लॉट कर रहा हूँ गैलेक्सी का, और एक्स एक्सिस पर मैं वो प्लॉट करूंगा, रेड शिफ्ट प्लॉट करूंगा। यानी रेड शिफ्ट ये बताते हैं कि कौन सी गैलेक्सी कितनी दूर है हमसे, या कितनी उसमें से आने वाली रेड शिफ्ट है। तो मैं इधर से ग्राफ प्लॉट करूँ ना, और इधर ये फैक्टर आप ध्यान में रखें, इधर ये फैक्टर आना चाहिए 2c/h0। ठीक है, ये फैक्टर है। तो ये ग्राफ ना कुछ इस तरह प्लॉट होता है, ये आगे जैसे जैसे रेड शिफ्ट बढ़ती है एक खास हद तक ये डिस्टेंस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इट मेक सेंस है ना, ये ऊपर जा रहा है ना ग्राफ, इसका मतलब ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, प्रॉपर डिस्टेंस। मगर ये प्रॉपर डिस्टेंस बढ़ता है और फिर एक जगह पीक कर जाता है, फिर नहीं बढ़ता ये, और फिर फ्लैट जाता रहता है, इंफिनिटी तक जाता रहता है, अगर हम ये देखें तो। हम्म, ये क्या बात है, ये ग्राफ ऐसा क्यों है? लास्ट टाइम तो हमने देखा था कि ग्राफ इंफिनिटी तक जाए जा रहा था, जाए जा रहा था, जाए जा रहा था। ये ग्राफ किसी खास डिस्टेंस पे आके रुक नहीं रहा था। यानी एक खास हद के बाद, आज के दिन, एक्चुअली ये बात रिमेंबर करेंगे, सिर्फ आज के दिन की बात है। अब जो एज ऑफ यूनिवर्स है, अगर टी नॉट बढ़ता जाए, टी नॉट भी चेंज होता जाए, फिर ये ग्राफ होल्ड नहीं करेगा। ये टी नॉट को कांस्टेंट रख के ये ग्राफ मैंने बनाया है, ठीक है। टी नॉट कांस्टेंट यानी एक ही टाइम पे हम मेजर कर रहे हैं और मुख्तलिफ गैलेक्सीज मेजर कर रहे हैं। तो एक ही टाइम पे अगर हम, मतलब आज हम दूरबीन निकालें और आसमान पर देखना शुरू कर दें एक मैटर डोमिनेटेड यूनिवर्स के अंदर, तो हम एक गैलेक्सी देखेंगे जिससे रेड शिफ्ट आ रही है, फिर दूसरी देखेंगे उससे रेड शिफ्ट आ रही है। तो पहली कुछ गैलेक्सीज हमें लगेगा अच्छा ठीक है, जितनी ज्यादा रेड शिफ्ट है उतनी बढ़ती जा रही है, लेकिन एक हद तक हम देखेंगे कि रेड शिफ्ट तो बढ़ रही है, मगर जो डिस्टेंस हमें नजर आ रहा है ना उस गैलेक्सी का, वो नहीं बढ़ रहा। यानी हम रेड शिफ्ट हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिस तरह हम देखते जा रहे हैं, मुख्तलिफ दूर दूर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें रेड शिफ्ट नजर आ रही है। मगर ये जब हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला के साथ, तो वो जो डिस्टेंस है उन गैलेक्सीज का, वो नहीं चेंज हो रहा। तो ऐसा क्यों है कि हम एक हद से ज्यादा दूर गैलेक्सीज देख ही नहीं सकते, इसका ये मतलब है। यानी एक हद से ज्यादा डिस्टेंस पर जो गैलेक्सीज हैं, वो हम आज के टाइम पर देख ही नहीं सकते, क्योंकि T=T0 है ना। यानी जिस टाइम पर हम मेजरमेंट कर रहे हैं प्रेजेंट डे टाइम पर किसी भी गैलेक्सी की रेड शिफ्ट की, हम उस टाइम पर अपनी गैलेक्सी एक्चुअली देख ही नहीं सकते। हम उस टाइम पर एक खास डिस्टेंस से दूर गैलेक्सीज एक्चुअली देख ही नहीं सकते, चाहे रेड शिफ्ट हम बढ़ाते भी जाएं, ज़्यादा रेड शिफ्ट वाली गैलेक्सीज देखते भी जाएं, जो डिस्टेंस है वो इधर आकर पीक कर जाता है, इससे ऊपर ये ग्राफ ही नहीं जा रहा। इसकी क्या वजह है? इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग वजह है, इधर होराइजन का कॉन्सेप्ट है, जो कि अब हम वो समझाने की मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ। इधर मैंने प्रॉपर डिस्टेंस जो है T=T0, आज के टाइम जो हम किसी गैलेक्सी को देख रहे होते हैं और उसका प्रॉपर डिस्टेंस कितना है, उसका फॉर्मूला इधर लिखा है। और मैं होराइजन डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, मगर बियर विद मी। आप देखें, अगर हम यूनिवर्स के सेंटर में हैं, ठीक है, और एक गैलेक्सी ऐसा करती है कि वो लाइट अपनी रिलीज करती है। ये हम बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये एक गैलेक्सी है, ये अपनी लाइट हम तक रिलीज करती है, ठीक है। और ये लाइट जब रिलीज करती है, उसके बाद ये खुद गैलेक्सी भी दूर जा रही होती है, और ये कितना काफी दूर चली जाती है, और तब जाके इसकी लाइट हम तक पहुंचती है। ये बात क्लियर है? तो ये लाइट जो हम तक पहुंच रही है, उस टाइम तक ये गैलेक्सी हमसे बहुत दूर निकल गई है, और ये जो डिस्टेंस है ये होता है dp/T0, ठीक है। अब कोई एक गैलेक्सी ऐसी भी होगी जिसने राइट एट द टाइम ऑफ बिग बैंग अपनी लाइट एमिट की होगी, ठीक है। और उस टाइम चीजें इतनी तेजी से एक्सपैंड कर रही थी कि लाइट हम तक नहीं पहुंच पाती थी, ठीक है। लाइट एक दूसरे तक, जो बहुत करीब ऑब्जेक्ट्स भी होते थे ना, इन्फिनिटेसिमली सेपरेटेड, वो भी एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाते थे, उनकी भी लाइट एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि यूनिवर्स इतना स्पीड में एक्सपैंड कर रहा था। और ये गैलेक्सी फर्ज करें कि दूर जा रही थी और इसकी लाइट हम तक आने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। तो 13.6 बिलियन ईयर्स में अगर ये लाइट हम तक पहुंच जाती है,
तब तो ठीक है, हम इस गैलेक्सी को ऑब्जर्व कर लेंगे, मगर उस 13.6 बिलियन ईयर्स में इसकी लाइट हम तक आने की कोशिश कर रही थी, यूनिवर्स के एक्सपेंशन से लड़ रही थी। मगर ये गैलेक्सी खुद तो यूनिवर्स के एक्सपेंशन से नहीं लड़ रही थी ना, ये खुद जाए जा रही थी यूनिवर्स के साथ, और ये तो बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चली जाएगी हमसे उस टाइम तक, जब तक इसकी लाइट हम तक पहुंचेगी। तो इसने लाइट कब एमिट की थी? टी इक्वल्स टी ई पर, और टी ई कितना था? 0 था। ठीक है, इसने राइट एट द टाइम ऑफ बिग बैंग एमिट की थी लाइट। हम इसको ऑब्जर्व कर कब कर रहे हैं? टी इक्वल्स टी नॉट पर। और ये हमसे कितनी दूर चली गई है? ये डी पी ऑफ टी नॉट दूर चली गई है। ठीक है, क्या हम इससे दूर वाला कोई ऑब्जेक्ट देख सकते हैं? नहीं, हम इससे दूर वाला कोई ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि इसने जो लाइट रिलीज की होगी वो अभी तक हम तक पहुंची ही नहीं है, क्योंकि 13.6 बिलियन ईयर्स अगर इसकी लाइट को, इस वाली गैलेक्सी की लाइट को हम तक पहुंचने में लग गए हैं, तो जो इससे भी पीछे है गैलेक्सी, उसकी लाइट को इससे भी ज्यादा टाइम लगेगा हम तक पहुंचने में। ठीक है, उसकी लाइट अभी हम तक आ रही होगी, तो हम इससे पीछे वाली कोई गैलेक्सी नहीं देख सकते। इस वाला ये जो स्पेशल प्रॉपर डिस्टेंस है ना, जो एक ऐसी गैलेक्सी से आज हमारा प्रॉपर डिस्टेंस होता है, जिस गैलेक्सी ने लाइट एमिट की हो एट द टाइम ऑफ द बिग बैंग, उस डिस्टेंस को हॉराइजन डिस्टेंस कहते होते हैं। इस डी पी कॉमा लगा देते होते हैं हॉराइजन का, यानी इस गैलेक्सी से आज जो हमारा डिस्टेंस है ये हॉराइजन डिस्टेंस है। और अगर मैं इस हॉराइजन डिस्टेंस का एक रेडियस बना दूं हमारे इर्द गिर्द, ठीक है, तो वो विजिबल यूनिवर्स होगा, क्योंकि उससे पीछे यूनिवर्स हमसे विजिबल ही नहीं है, हम उस जगह से पीछे क्योंकि देख ही नहीं सकते। इसीलिए होराइजन डिस्टेंस का अगर मैं रेडियस बना दूं अपने इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द, तो वो जो रेडियस होगा ना, उसके अंदर जितना यूनिवर्स होगा वो हमारे लिए विजिबल होगा। इसलिए उस यूनिवर्स को विजिबल यूनिवर्स कहते हैं। तो विजिबल यूनिवर्स की जो एक्चुअल डेफिनेशन है ना, वो ये है, इट्स द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट्स विद इन द होराइजन डिस्टेंस। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अब हम इसकी कंडीशन क्या है कि लाइट जो एमिट की गई है ना, वो टी इक्वल 0 पर एमिट की गई है, यानी टी ई बराबर होना चाहिए 0 के, तब हमारे पास जाके ये कंडीशन आएगी पार्टिकल होराइजन को या होराइजन डिस्टेंस को निकालने की। तो टी ई इक्वल 0। तो ये डालकर हम देखते हैं कि क्या आता है। ये अगर हम इसके अंदर पुट कर दें तो हमारे पास आ जाता है डी पी ऑफ टी नॉट एट टी ई इक्वल 0। पहले हम इस पहले वाले फॉर्मूला के अंदर पुट करते हैं, तो ये हमारे पास दोनों फार्मूलाज इक्विवेलेंट है, लेकिन मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ। ये बन जाएगा 2c/h0 के बराबर। ठीक है, क्योंकि टी ई इक्वल 0 पुट करूंगा तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, 1 - 0 is just 1, तो इधर 2c/h0 बच जाएगा हमारे पास। इंटरेस्टिंग। अब ये 1/h0 को ना एक्चुअली मैं इसकी वापस टाइम वाली फॉर्म में पुट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट दिखाना चाहता हूँ। तो h0 किस चीज़ के बराबर था, t0 किस चीज़ के बराबर था? वो था 2/3h0 के बराबर। ठीक है, तो 1/h0 किस चीज़ के बराबर होगा? ये होगा 3t0/2 के। तो इसके अंदर हम वापस पुट कर देते हैं 2c, और 1/h0 की जगह 3t0/2। तो 2 से 2 कैंसिल, और इधर हमारे पास आ जाता है 3c/t0। इधर आप देख सकते हैं कि ये जो होराइजन डिस्टेंस है, इधर मुझे कॉमा भी लगाना चाहिए कि मैं होराइजन डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ये जो होराइजन डिस्टेंस है ये प्रेजेंट टाइम पर डिपेंड करता है, एज ऑफ द यूनिवर्स पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे एज ऑफ द यूनिवर्स बढ़ती जाएगी, इन्फिनिटी अप्रोच करेगी, ये होराइजन डिस्टेंस भी जो है ये इन्फिनिटी अप्रोच करेगा। क्यों? क्योंकि 1400 साल जिस लाइट को लगने हैं, जिस गैलेक्सी की लाइट को हम तक पहुंचने में, वो भी हम तक पहुंच पाएगी। 1500 साल जिसकी 15 बिलियन साल जिसकी गैलेक्सी को लगने हैं लाइट को पहुंचने में, वो भी हम तक पहुंच जाएगी। और जैसे जैसे टाइम इन्फिनिट हो जाएगा, इन्फिनिट टाइम में तो तकरीबन सारी गैलेक्सी की लाइट्स ही हम तक पहुंच पाएंगी। तो इसलिए होराइजन डिस्टेंस बढ़ता जाता है, जस्ट एज द एज ऑफ द यूनिवर्स या प्रेजेंट टाइम जो है वो ग्रो करता जाता है। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम कैसे देख सकते हैं? अब याद करें कि हमने निकाला था 1 + z इज इक्वल टू टी ई ओवर टी नॉट की पावर 2/3। ये ऊपर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर टी ई सॉरी टी नॉट ओवर टी ई की पावर 2/3, ठीक है, तो अगर टी ई जो है वो 0 को अप्रोच करेगा, तो z देखें इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, यानी z इंफिनिटी इज इक्वल टू टी इक्वल 0। तो इस इक्वेशन के अंदर मैं z को अगर इन्फिनिटी अप्रोच करवा दूं, तो देखें ये 1/इन्फिनिटी बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और दोबारा हमारे पास 2c/h0 आ जाएगा। यानी टी ई इक्वल 0 की जो कंडीशन है
वो z इक्वल्स इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, ठीक है। इसीलिए हमने देखा था जो हमारा ग्राफ था वो कैसे यूं जा रहा था, यानी वो इस चीज को अप्रोच कर देता था। ये जब dp होराइजन डिस्टेंस को हमारा ग्राफ अप्रोच कर रहा था 2c/h0 को, जैसे जैसे हम रेड शिफ्ट बढ़ती भी जा रही थी, यानी रेड शिफ्ट इन्फिनिट होती जा रही थी, मगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया था हमारा हमारे ग्राफ के मुताबिक। वो इसीलिए था कि हम विजिबल यूनिवर्स से पीछे देखने की कोशिश कर रहे थे, जो कि देखना पॉसिबल ही नहीं था। तो आई होप अब एक नया कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों को समझ भी आया होगा, और ये ग्राफ क्यों इस तरीके से, अब ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो दिस वाज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थिंग। उस पे प्रॉपर डिस्टेंस एट द टाइम ऑफ एमिशन में मैं नहीं जाऊंगा, बस 1/z से डिवाइड ही करना है, और वो तकरीबन पिछले वाले जैसा ही सारा ग्राफ का बनता है, सारी चीज़ें उसको पिछले वाले की तरह ही इमेजिन करनी है। तो हम अपने दूसरे केस की तरफ चलते हैं, जो कि रेडिएशन डोमिनेटेड यूनिवर्स का केस है। अब ना हम रेडिएशन डोमिनेटेड यूनिवर्स की बात करने लगे हैं, मगर रेडिएशन डोमिनेटेड यूनिवर्स या एक ऐसा यूनिवर्स जिसमें सिर्फ रेडिएशन हो ना, वो बिल्कुल उसकी स्टडी ऑलमोस्ट सेम है जिस तरीके से मैटर डोमिनेटेड यूनिवर्स की होती है। खासतौर पे जो मैं इधर बताना चाह रहा था वो बिल्कुल सेम है। तो मैंने ये सोचा है कि ये मैं एक एक्सरसाइज देता हूँ पहली दफ़ा व्यूअर्स को करने के लिए, मगर मैं आप लोगों को हिंट्स फिर भी दे देता हूँ कि करना क्या है। देखिए, आपने फ्रीडमैन इक्वेशन ही लिखनी है, a डॉट ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू 8πg/3c² ई, और फिर माइनस कैपा c² ओवर r0² a²। ठीक है ना। और एज्यूम करना है कि फ्लैट यूनिवर्स है, तो कैपा को 0 डाल देना है, और इधर हमारे पास आ जाएगा 8πg/3c²। और इधर ई जो है एनर्जी डेंसिटी, इसमें आपने एज्यूम करना है कि और कोई भी एनर्जी डेंसिटी नहीं है सिवाय रेडिएशन की एनर्जी डेंसिटी के। और रेडिएशन की एनर्जी डेंसिटी हमने लास्ट टाइम देखा था कितनी थी, वो थी ER, यानी रेडिएशन डेंसिटी टुडे डिवाइडेड बाय a⁴। तो a⁴ की हमने रीजन भी देखी थी, तो इधर आप लिख लेंगे ER डिवाइडेड बाय a⁴। ठीक है। उसी तरह आपने इसके अंदर t इक्वल्स T0 डालकर फ्रीडमैन इक्वेशन के अंदर और हबल्स कांस्टेंट निकाल लेना है, तो ये a/a हो जाएगा एट T0, ये भी हो जाएगा एट T0, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये मैं इसी इक्वेशन के अंदर डाल रहा हूँ, इज इक्वल्स टू h0 स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 8πg/3c²। ER, क्योंकि ये वाला जो a है ये 1 पुट कर देंगे, तो आपने इस पूरे की जगह फिर इसकी जगह h0 स्क्वायर रिप्लेस कर देना है। तो अगर आप h0 स्क्वायर रिप्लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a⁴ इज इक्वल टू h0 स्क्वायर ओवर a⁴। ये बिल्कुल बिल्कुल देखिए मैटर वाले की तरह है। जो मैटर में हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, ये आई थी a⁴ इज इक्वल टू h0/a⁴। बिल्कुल सारा प्रोसीजर वही करना है। अब आपने ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, ये स्क्वायर ख़त्म करना है, फिर a को एक साइड पर लेना है, dt को दूसरी साइड पर, और इंटीग्रेट करना है। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि ये किस तरीके का आपका कांस्टेंट आएगा। तो जो आपका एंड के अंदर जो आपका स्केल फैक्टर आना चाहिए उसकी ये फॉर्म होनी चाहिए, a(t) इज इक्वल टू t/t0 की पावर 1/2। और ये t0 आपको पता है किस तरह निकालना है, बाद में a(t) की जो इक्वेशन आएगी उसके अंदर t इक्वल्स t0 पुट करके, और आपने देखना है कि हबल कांस्टेंट और टाइम ऑफ द यूनिवर्स t0 के अंदर क्या रिलेशनशिप है। तो ये आप निकाल रहे हैं, यानी आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखें और मैं जो आंसर बता रहा हूँ फिर मैच करें कि आपका ये आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। और इन सम की इंटरप्रिटेशंस बिल्कुल वैसी ही हैं। उसी तरह जब आप dp(t0) निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि कैसे निकलता है, आपने इसी फार्मूला के अंदर पुट कर देना है। टी से t0 तक इंटीग्रल जाता है, पीछे c आता है, और इधर आता है dt/a(t), और यही वाला a(t) आपने उठा कर इसके अंदर पुट कर देना है। और जब आप लोग ये सारा कुछ कर लेंगे, इंटीग्रल परफॉर्म कर लेंगे, तो आप लोगों के पास आना चाहिए 2c(t0) इज इक्वल टू 1 माइनस टी e/t0 की पावर 1/2। ठीक है। और फिर जब आप इसके अंदर पुट कर देंगे, क्या कहते हैं, सॉरी, इसके अंदर टी को अब 0 अप्रोच करवा देंगे, यानी हॉराइजन डिस्टेंस देखने की कोशिश करेंगे। तो ये देखें, इधर अगर टी में 0 पुट कर दूँ तो ये 2c(t0) आ जाता है। और हॉराइजन डिस्टेंस का आपको मतलब पता है, बस डिस्टेंस चेंज हो गया है। जो मैटर में था वो 3c(t0) था, इसमें 2c(t0) आ गया है। और इसको आप हबल्स कांस्टेंट की टर्म में भी दोबारा लिख सकते हैं। तो आप देखिए कि आप ये के खुद डिराइव कर सकते हैं, बिल्कुल सेम मैटर वाला प्रोसीजर है।
तो इसके अंदर मैं नहीं जाऊँगा, तो कोशिश करें रेडिएशन डोमिनेटेड यूनिवर्स की स्टडी आप लोग खुद करने की कोशिश करें, और ये जो मैंने आंसर्स बताए हैं अपने इंटीग्रल से आंसर्स निकाल कर देखें कि क्या ये आपके आंसर्स मैच करते हैं, ये ए ऑफ टी का, डी पी टी नॉट का और होराइजन डिस्टेंस। तो इट विल बी अ वेरी गुड एक्सरसाइज, यू विल बी फीलिंग लाइक एक्चुअल कॉस्मोलॉजिस्ट व्हाइल डूइंग दिस। तो हमारी अब एक चीज़ रह गई है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि डार्क एनर्जी है। हमारा अब बस एक ही वो रह गया है, डार्क एनर्जी को स्टडी करना। दोबारा वही फ्रीडमैन इक्वेशन से स्टडी करेंगे, देखिए पूरी कॉस्मोलॉजी है एक तरीके से फ्रीडमैन इक्वेशन के ऊपर बेस्ड। तो ए डॉट ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8πg/3c², ई ऑफ टी आ जाएगा, फिर माइनस कैपा सी स्क्वायर ओवर आर नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। ये तो हम कैपा को जीरो ले लेंगे क्योंकि हम सिर्फ एक ऐसा यूनिवर्स देखने लगे हैं जिसमें सिर्फ डार्क एनर्जी है। तो ई ऑफ टी में हम क्या लेंगे, बाकी सारी एनर्जीज को इग्नोर करेंगे और ई लैम्डा को डालेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए डॉट ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8πg/3c² ई ऑफ लैम्डा। इंटरेस्टिंग। ये तो पूरा ही कांस्टेंट है क्योंकि एनर्जी डेंसिटी डार्क एनर्जी की कांस्टेंट रहती है, तो अगर यूनिवर्स इसमें सिर्फ डार्क एनर्जी हो उसके अंदर हमारे पास ये रिजल्ट आता है। इसमें हबल कांस्टेंट देखें, यानी मैं टी इक्वल्स टी नॉट पुट कर दूं तो राइट साइड हबल कांस्टेंट बन जाती है, एच नॉट का स्क्वायर आ जाता है इज इक्वल्स टू 8πg/3c² टाइम्स द एनर्जी डेंसिटी। तो ये पूरा का पूरा ही हमारे पास हबल कांस्टेंट का स्क्वायर है, तो इधर हम हबल कांस्टेंट का स्क्वायर पुट कर सकते हैं। ये हो जाएगा ए डॉट ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू हबल कांस्टेंट का स्क्वायर। अब चलें इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा मैं, तो ये ए डॉट ओवर ए इज इक्वल्स टू एच नॉट हो जाएगा। ए को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो ये ए डॉट इज इक्वल्स टू एच नॉट, बल्कि ए को दूसरी साइड पे नहीं लेके जाता, इधर से ना मैं ए को खोल लेता हूँ, इधर आ जाएगा मेरे पास डी ए बाई डी टी, और ये जो ए है इधर इसको मैं 1/a लिखता हूँ और डी टी को दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/a डी ए इज इक्वल्स टू एच नॉट डी टी। अब अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो देखिए मेरे पास क्या बनता है, ये हमारे पास आ जाता है लॉग नेचुरल ए इज इक्वल्स टू एच नॉट टी प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी नॉट। ठीक है, अब देखिए मैं इधर ये वाली कंडीशन नहीं डाल सकता कि यार टी इक्वल जीरो ए इक्वल जीरो होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये कंडीशन डाली तो इधर लॉग नेचुरल जीरो आ जाएगा, इधर जीरो प्लस सी डैश आएगा, मगर लॉग नेचुरल जीरो जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी के बराबर होता है। इसका मतलब ये कंडीशन हम नहीं डाल सकते, यानी कि एक ऐसा यूनिवर्स जिसके अंदर सिर्फ डार्क एनर्जी हो उसके अंदर बिग बैंग नहीं होता, यानी टी इक्वल जीरो पे वो जीरो साइज से नहीं शुरू होता। तो ये एक बड़ा अजीब यूनिवर्स होता है। अभी हम देखेंगे कि फिर वो शुरू कहाँ से होता है, ये हम बाद में देखेंगे। तो अभी हम इसके अंदर फिर एक ही कंडीशन हमें समझ आती है डालने के लिए, कि हम ये कंडीशन डालते हैं कि एट टी इक्वल्स टी नॉट ए ऑफ टी नॉट इज इक्वल्स टू 1। ये जो हमारी कन्वेंशन है वो इसके अंदर डाल लेते हैं सी डैश निकालने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लॉग नेचुरल 1 इज इक्वल्स टू एच नॉट ऑफ टी नॉट प्लस सी डैश। ठीक है, और इधर हमारे पास लॉग नेचुरल 1 जीरो के बराबर होता है, तो ये सी डैश आ जाएगा प्लस एच नॉट टी नॉट हमारे पास आ जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा सी डैश इज इक्वल्स टू माइनस एच नॉट टी नॉट। ठीक है, और ये हम अब वापस अपने इसके अंदर पुट कर देते हैं, सॉरी इसके अंदर तो नहीं सी डैश की ये कांस्टेंट पुट करते, बल्कि हम ये इस ऊपर टाइम डिपेंडेंट जो स्केल फैक्टर आया है इसका इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो ये किस तरह दे देगा हमें, लॉग नेचुरल ए इज इक्वल्स टू एच नॉट टी माइनस एच नॉट टी नॉट, सी डैश की जगह मैंने माइनस एच नॉट टी नॉट पुट कर दिया। अब दोनों तरफ एक्सपोनेंशिएट कर देंगे, ए की पावर लॉग नेचुरल ए हो जाएगा और इधर हो जाएगा हमारे पास लॉग नेचुरल से नहीं एक्सपोनेंशिएट किया, तो ई की पावर एच नॉट ऑफ टी माइनस एच नॉट ऑफ टी नॉट। ठीक है, इधर ये कैंसिल हो जाएगा, इधर ए ऑफ टी आ जाएगा, और इधर मैं एच नॉट कॉमन ले लूँ तो एच नॉट ऑफ टी माइनस टी नॉट आ जाता है। इसके स्केल फैक्टर का ज़रा ग्राफ तो बनाए इसका, यानी स्केल फैक्टर का ग्राफ बनाने का ये मतलब है कि टाइम में यूनिवर्स का साइज किस तरीके से तब्दील होता है वो ग्राफ बना रहे हैं हम। अब ये देखें जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये कुछ इस तरीके से जाता है। हम्म तो दैट इज रियली वियर्ड। ठीक है ना, क्यों क्यों ये बहुत बात वियर्ड है, ये बात इसलिए वियर्ड है कि
हम ये देख सकते हैं कि ये यूनिवर्स का साइज जो जीरो होता है वो माइनस इन्फिनिटी पे जीरो होता है, क्योंकि ये जो एक्सपोनेंशियल है ये पीछे पीछे कहीं जाके जीरो होता है। ये ए इक्वल जीरो, यहाँ पर ए इक्वल जीरो है, ये ए इक्वल जीरो और टी इक्वल जीरो पर ए इक्वल जीरो नहीं टच करता, बल्कि टी इक्वल माइनस इन्फिनिटी पर ए इक्वल जीरो टच करता है। यानी शुरू में माइनस इन्फिनिटी से बना था ये और इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी इस यूनिवर्स की कोई बर्थ ही नहीं है, ये शुरू से था और एंड तक रहेगा, और ये एक्सपोनेंशियली फैलता जा रहा है। देखिए ना, ई की पावर में अगर टी हो और पॉजिटिव हो तो इंक्रीज एक्सपोनेंशियल होती है। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जो है या डार्क एनर्जी जो है उसको हम एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन को मेजर करने के लिए भी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आप लोगों को बताई थी। तो ये कॉस्मोलॉजिस्ट ने कैसे देखा, ये तभी यहीं से हम देख सकते हैं कि अगर हमारे यूनिवर्स में सिंगल सिर्फ यही कंपोनेंट हो तो ये यूनिवर्स को एक्सपोनेंशियली फास्ट इंक्रीज करवाता है। और एक्चुअली ये बहुत अच्छी अप्रोक्सीमेशन है हमारे यूनिवर्स की। बल्कि जब एक शुरू शुरू में जब यूनिवर्स पैदा हुआ था तो उसके अंदर इन्फ्लेशन हुई थी, इन्फ्लेशन थी, बड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी। तो ये जो स्केल फैक्टर है ये इन्फ्लेशन को भी बहुत अच्छे तरीके से मॉडल करता है। और अब हमारे यूनिवर्स, क्योंकि हमने मेजर किया है बाहर जाके, मेजर जब गैलेक्सी का डाटा देखा है, तो हम यही देखते हैं कि हमारे जो यूनिवर्स का साइज है ना वो हमें टाइम के साथ ऐसे एक्सपोनेंशियल ही ग्रो करता हुआ नजर आता है। तो कॉस्मोलॉजिस्ट की जो सोच है वो भी यही है कि अब जो हमारा यूनिवर्स है इसके अंदर सबसे ज़्यादा डार्क एनर्जी है। तो एक तो ये जो स्केल फैक्टर है ये बहुत अच्छी अप्रोक्सीमेशन है, ना सिर्फ एक ये जो स्केल फैक्टर है ये बहुत अच्छी अप्रोक्सीमेशन है एक ऐसे यूनिवर्स की भी जिसमें डार्क एनर्जी के रिलेटिव मैटर और रेडिएशन की जो डेंसिटी है वो बहुत थोड़ी हो। तो उस यूनिवर्स को भी हम बाकियों की डेंसिटी इग्नोर करके और ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी हमारे यूनिवर्स की, बल्कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये अप्रोक्सीमेशन बेहतर से बेहतर होती जाएगी, क्योंकि मैटर और रेडिएशन तो फैल यूनिवर्स के फैलने की वजह से अपनी डेंसिटी खो रहे हैं, मगर डार्क एनर्जी जो है वो अपनी डेंसिटी कांस्टेंट रखती है। तो उसकी जो डेंसिटी है वो सब पर फिर रिलेटिवली भारी पड़ जाएगी। तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हमारे यूनिवर्स की ये ना सिर्फ एक ये ना एक हाइपोथेटिकल ये एक हाइपोथेटिकल स्केल फैक्टर नहीं रहेगा, बल्कि हमारे एक्चुअल यूनिवर्स को मॉडल करने वाला स्केल फैक्टर बन जाएगा, जब मैटर और रेडिएशन की तादाद डार्क एनर्जी के रिलेटिव बहुत कम हो जाएगी। इसके ऊपर मैं डीपी ऑफ टी नॉट या होराइजन डिस्टेंस में नहीं जाता, वो आप खुद अगर इसका देखना चाहें तो देख सकते हैं। बस मैं यही दिखाना चाहता था कि कैसे डार्क एनर्जी से हम एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन दिखा सकते हैं, यूनिवर्स की मैथ हमें देती है। तो आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय की होगी। कल अब अगले लेक्चर में, कल तो नहीं है, जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा उसके अंदर हम बड़ा मज़ेदार एक काम करेंगे। वो ये काम करेंगे कि हम दो दो चीज़ों को देखेंगे। अभी हमने एक एक चीज़ को देखा है ना, हम देखेंगे अच्छा मैटर और रेडिएशन को साथ मिला दें, फिर रेडिएशन और कर्वेचर को साथ मिला दें, फिर डार्क एनर्जी और मैटर को साथ मिला दें तो क्या होता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और इसके बाद हम अपने एक्चुअल यूनिवर्स की तरफ जाएंगे, इससे भी ना उससे भी अगले लेक्चर में, जब हम देखेंगे कि सब चीज़ें एक साथ रखें तो फिर यूनिवर्स के साथ क्या होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर।